मेरे पास है। सेकंड सिस्टम है, लेकिन उस पर अभी जूम नहीं चल रहा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाऊंगी। आप लोग ही मुझे गाइड करेंगे कि पीपीटी सही है, आवाज सही है। ठीक है। अमन, जी आईफोन मैम। आई। नीलम, रुखसाना, अपने ही बच्चे हैं सारे। ओके, चलो तो ये बड़ा ना अनयूजुअल एमआरसीयूजी पार्ट 2 का इंट्रोडक्टरी सेशन है। मैं पहले ये डिस्क्लेमर लगा रही हूँ। और मे भी इसमें बहुत सारी बातें मैं ऐसी तुम लोगों को बताऊं जो कोई भी, जो शायद मैं एडवर्टाइज मत करूं। ठीक है, कोर्स की एडवर्टाइजमेंट होगी, ओब्वियसली हो रही है, बाकी कोर्सेज की भी होगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ये बातें बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, तो यू हैव टू लिसन ऑनेस्टली द सेशन, और फिर आपने खुद जज करना है कि ये पार्ट 2 करना जरूरी है भी या नहीं। कोई क्या बात तो नहीं आ जाएगी नहीं करते तो। मुश्किल एग्जाम है। ठीक है, फेलियर रेट एज कंपेयर टू पार्ट 1 एंड पार्ट 3 थोड़ा ज्यादा है, बट करने वाले करते हैं। आप भी इंशाल्लाह करोगे। ठीक है, चलो तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम क्या कुछ बात करेंगे, ठीक है। मैंने उनके पॉइंट्स लिखे हैं स्टेप्स में। सबसे पहले तो भाई करना ही क्यों है एमआरसीयूजी। मतलब एमआरसीयूजी 1 के बाद तो लोग एमआरसीपीआई भी कर लेते हैं। एमआरसीपीआई थोड़ा इजी है। 2 दिया उसकी रिटर्न का, जो कि एमसीपीएस लेवल का एग्जाम है, और उसके बाद क्लिनिकल दिया, जो कि अगेन एमसीपीएस लेवल का ही क्लिनिकल एग्जाम है, लॉन्ग केस और कुछ टॉक्स, दैट्स इट। जीएमसी मिल गई आपको और आप बाहर भी काम कर सकते हो, ये भी अच्छा रूट है। लेकिन आपने ही क्यों सोचा अपनी जिंदगी मुसीबत में डालने का? वाई यू ऑप्टेड दिस? मुसीबत थोड़ी सी तो है। वैसे क्यों? वाई? एनीवन हु हैज डन एमआरसीओजी 1 जरा मुझे बताएं, वाई यू ऑप्टेड दिस रूट? क्योंकि इस तैयारी के फेज एक पॉइंट पे जाके तुम लोगों को लगता है कि यार कौन सी सर में कील लगी थी जो मैंने पंगा लिया। तो फिर आपने दोबारा अपने आप से पूछना है कि सफर स्टार्ट क्यों किया था, वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। अगर उस उसमें दम है, उस बात में किक है, तो फिर आप इस जर्नी को, आप पे वाजिब है इसको इसको ब्यूटीफुली एंड भी करें। ठीक है। और अगर आपने वैसे ही, आपकी कोई रीजन नहीं है ये स्टार्ट करने की, रूममेट कर रही थी, हस्बैंड को अच्छा लगता है, आप एमआरसीयूजी कर लो, ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं है। लाइक कंसल्टेंट ने बोला कर लो, गॉट इट, दैट्स नॉट द रीजन। द रीजन शुड कम इनसाइड फ्रॉम यू। अच्छा, रेणुका कह रही है कि कंफ्यूज बिटवीन एमआरसीपीआई एंड एमआरसीयूजी। रेणुका तुम एमसीपीएस की हो ना? एमआरसीपीआई कर लो पहले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही एमआरसीयूजी ना करना, तुम जल्दी कर लोगी एमआरसीपीआई, और जब वंस यू विल डू इट अब एमआरसीयूजी कर लोगे, वो फिर भी वो भी आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, या दोनों को पैरेलल भी लेके चल चल सकते हो। लाइक एमआरसीजी 2 का एग्जाम दोगे तो एमआरसीपीआई का फौरन दे दोगे। 2 पास हो ना हो, लेकिन एमआरसीपीआई पास हो जाएगा 2 की तैयारी करके। नुकसान भी, हाँ, ये स्ट्रेटेजी ठीक है। इफ यू हैव डन एमसीपीएस, एमआरसीजी 1 करो, उसके बाद एमआरसीपीआई की थ्योरी पास कर लो। ठीक है, और उसके बाद उसका क्लिनिकल निकालो, जल्दी से आपको वर्क लाइसेंस मिल जाता है, इजी रूट है, डूएबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप थोड़े से क्रेजी हो, पैशनेट हो, तो फिर ये है कि एमआरसीजी 2 की तैयारी करो 1 देने के बाद। एग्जाम बुक करते हो नहीं करते, लेकिन उस तैयारी के साथ एमआरसीपीआई में बैठ जाओ और पास कर लो। वो पास करने के बाद 2 की तैयारी, टू का पेपर दे दो, या साथ साथ भी दे सकते हो, अप टू यू। ठीक है, चलो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, द सेशन वाज, मेरी टीम ने मुझे बोला था कि आपने सेशन में ना अच्छी अच्छी बातें करनी है, और बहुत फैंसी लाइक बातें करना, कि लोग जो है ना बस पार्ट 2 कर लें, कोर्स ले लें। ठीक है। ऐसा ही होता है ना। लाइक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, और उन्होंने बोलना है कि भाई कर लो, हम ही अच्छा कराते हैं, हमसे अच्छा कौन है। और बस आपको करना चाहिए। लेकिन पता, दिल से मैं खुश नहीं थी। परसों पेपर था एमआरसीयूजी 2 का पेपर, मैंने सारा कंपाइल भी किया, बच्चों से भी पूछा, बच्चे थोड़े जो थे वो चुप चुप से थे। मुश्किल था उनके लिए, पेपर होता ही है मुश्किल। कुछ बहुत खुश थे, डिफरेंट थे, लेकिन जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो थोड़े उदास थे। उन्होंने बोला कि मैम आपने नेक्स्ट बैच में ना ये बातें जरूर बतानी है जो जो एक्चुअली हमने नहीं फॉलो की। आपने बताया था लेकिन हमने फॉलो नहीं की, हमने उनको फील नहीं किया। ठीक है, तो ये आपने ना फिर उनको जरूर बताना है।
मैंने कहा तुम्हारी बातें बताऊंगी तो मेरा कोर्स कौन लेगा। मैंने कहा नहीं मैम, जिन्होंने लेना है वो लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली देयर शुड बी सम ऑनेस्टी। चलो, होनी चाहिए ऑनेस्टी यार। मतलब लो ना लो, इट्स अप टू यू, बट आई रियली टॉक जो भी मेरे दिल में है। मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों को बताऊंगी। देन इट्स योर डिसीजन। पेपर देना है नहीं देना, पढ़ना है नहीं पढ़ना, कितने टाइम के लिए पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है। चलें आगे। हम्म। वैसे तुम लोगों ने बताया ही नहीं अपनी रीजंस, क्यों करना है एमआरसीओजी 2 और 3। ऑब्वियसली तुम ये सेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली 1 तो तुमने किया हुआ है। तो क्यों तुम करना चाहते हो, आगे फॉरवर्ड करना चाहते, जान जा क्यों रहे हो, लाइक व्हाट इज द रीजन। मुझे जरा कोई अनम्यूट करके बताएगा अपनी रीजन। पिज्जा, आईफोन, सदफ, सहार। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं अमन रंधावा फ्रॉम इस्लामाबाद। हम्म। मैंने आपका एफसीपीएस कोर्स ज्वाइन किया, तो सो आई हैव बीन योर लॉयल स्टूडेंट सिंस देन। और एमआरसीयू 2 करने का मकसद ये है ताकि मैं अपने स्टेटस को थोड़ा सा फैंसी कर सकूं, दैट्स इट। और कुछ नहीं है फिलहाल। ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है मैम, कुछ इसमें मिर्च मसाला डालो। ये इससे तो तुम बहुत जल्दी मोटिवेशन खो दोगी। ठीक है। एफसीपीएस से फैंसी तो चीजें मैडम तो ये लग करनी रहा है भी कि और भी सबने बहुत है। सबने किया हुआ एफसीपीएस, तो अब मतलब हर एक ने चलो, कर लिया, तो आई विल गिव थोड़ा यू सा। सम ड्रीम्स। आई विल गिव यू सम ड्रीम्स। ओके आपको मैम। वो अच्छे लगेंगे, फिर वो आपको बैठने देंगे, देन इट विल बी द रियल पुश और किक। ठीक है। ओके, और कोई बताना चाहेगा अपनी रीजन। हम्म। मैंने क्यों किया, मैं अपनी रीजन बताऊं। एक्चुअली एफसीपीएस को तो पहले से मेंटोर करी थी, सेम ही सिलेबस था सब, वो भी ग्रीन टॉप गाइडलाइन नाइस टॉक सब कुछ करते थे। तो पढ़ाने को तो लाइक मैं एमएस भी पढ़ाती हूँ, हालांकि मैंने एमएस नहीं किया हुआ, लेकिन मैं एमएस पढ़ाती हूँ। एमएस वाले बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। मैं एफसीपीएस में नहीं किया हुआ, लेकिन मैं एमसीपीएस भी पढ़ाती हूँ, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो लाइक कोई एग्जाम पढ़ाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है कि वो पास भी करो, या वो जरूर दो आप। मतलब पास तो कर ही लोगे, लेकिन आपको देना है नहीं देना। तो मैंने एमसीपीएस नहीं दिया, आई एम टीचिंग, मैंने एमएस नहीं किया, आई एम टीचिंग। बट मैंने एमआरसीयूजी के लिए इस सारे प्रोसेस को झीला है पर्सनली हर लेवल पे। और ये जर्नी मेरे लिए डिफिकल्ट भी था, ऐसे नहीं था पीस ऑफ केक। हाँ, ओपन वेज फॉर यू, ओके। ओके। हम्म। अच्छा ठीक है। चलो, हम मैं आपको बताऊंगी व्हाट कैन बी एडिशनल रीजंस व्हाई शुड डू एमआरसीओजी एंड हु शुड अटेम्प्ट व्हाट दैट एग्जाम टेस्ट। इस एग्जाम के दो ही सिलेबस आप इसका खोलें, आरसीओजी का दो रीजन, दो इसकी जो हैं आर्म्स हैं, एक है नॉलेज एक है सीआईपी। और ये क्या होता है, विल टेल यू। एग्जाम फॉर्मेट क्या है, स्कोरिंग रूल क्या है, पेपर लॉजिक क्या है, हर मॉड्यूल 15 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल की वेटेज क्या है, किस मॉड्यूल को ज्यादा टाइम देना है, कौन पासिंग एंड फेलिंग है, स्टडी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। फॉर सम इट कैन बी 6 मंथ, फॉर सम इट कैन बी 8-12 मंथ्स, कैन बी लॉन्गर इन रेयर केसेस। एंड देन वी विल डिस्कस एग्जाम बुकिंग स्ट्रेटेजी। पढ़ाई शुरू कर ली, कोर्स बुक कर लिया, बुक कराना है या नहीं कराना, इसके बारे में मैं बताऊंगी। बुक कराने से पहले एक रेडीनेस चेक आपने अपने आप को देना है। उस चेक को मीट करते हो तो बुक करा लो, वरना चुप करके बैठ जाओ, अगली अगली अटेम्प्ट में दे लेना। ठीक है। प्रेपरेशन के रूट्स क्या हैं और कॉमन फेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। सारे पॉइंट्स हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लान से। प्लान तो है एमआरसीओजी करना, लेकिन दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट है इसकी प्लानिंग करना। ठीक है। तो लेट्स प्लान इट। स्लाइड नॉट मूविंग, स्लाइड्स नॉट मूविंग। अब मूव करिए। हम्म। प्लान्स ग्रीन कलर का डब्बा नजर आ रहा है। अच्छा चलो, अब ये इसको घूमता रहना चाहिए, डब्बे घूमने चाहिए। अगर एक ही स्लाइड नजर आए तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। देखो, प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लान तो बना लिया कि बस करना है क्योंकि अच्छा लगता है, फैंसी है बड़ा, फील गुड। कॉन्वोकेशन गाउन भी अच्छा है, यूके का ट्रिप भी साथ में हो जाता है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। ओके। लेकिन नहीं, प्लानिंग भी बहुत जरूरी है।
प्लानिंग में सबसे पहले ना आपने अपना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढना है। अगर यू डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग वाई, तो लाइक फिर ये इसमें आपकी मोटिवेशन बहुत जल्दी चली जाती है, आती है चली जाती है। किसी को देख लोगे किसी ने कर लिया, फिर आ जाएगी, फिर चली जाएगी, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, फिर करना कैसे? अगर डिसाइड कर लिया करना है, आई गॉट अ रीजन, फिर करना क्या है? इस हाउ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपने उनका आंसर करना है। फिर देना कब है? आईएमएम के बाद देना है, एमसीपीएस के बाद देना है, एफसीपीएस के बाद देना है, ट्रेनिंग के साथ देना है? ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है, एमओशिप है, ये सब चीजें। वेयर, वैसे तो तुम्हें पता है ऑपरेशन भूमि होता है, ठीक है, एंड कोर्स, इसके बारे में भी मैं ओपन होके बताऊंगी आपको। चलें, वाई एम आर सी ओ जी। देखो, इनमें से बहुत सारी रीजंस हैं जो कि आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कर सकते हो। बिकॉज यू डिजर्व रिकग्निशन फॉर ईयर ऑफ सेक्रीफाइस। लाइक सोचो ना, एफसीपीएस एफएससी किया, एफएससी तक तो टॉपर ही रहते हो आप, ठीक है। उसके बाद एमडी कैट किया, फिर मेडिकल कॉलेज के 5 ईयर सारे एग्जाम्स, फिर एफसीपीएस वन की तैयारी, एमआरसीजी वन की तैयारी, अगर आप उस रूट से क्या, या एमएस की तैयारी, या एमसीपीएस, लेकिन इसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद मतलब आपने कितनी को सेक्रीफाइसेस की हैं। उसके बाद भी आप आपको अच्छा लगेगा? यू यू बिकम ऑर्डिनरी डॉक्टर। ऑर्डिनरी डॉक्टर तो नहीं बोलूंगी, एफसीपीएस एमसीपीएस एमएस वेटेज है। ऑर्डिनरी ग्लोबली, बिकॉज बाहर जाओगे तो दिस इज जस्ट एन ऑर्डिनरी डिग्री। आपको प्रैक्टिस लाइसेंस भी नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द टाइम। मिल भी जाए इक्का दुक्का केसेस में, लाइक एफसीपीएस को मिल जाता है गल्फ में या मिडल ईस्ट में। पैसे नहीं मिलते, सैलरी इतनी अच्छी नहीं मिलती। उतनी खबारी आप कर रहे हो, उतनी खबारी साथ वाला कोई फेलो कर रहा है, बट उसके पास एमआरसीओजी है, उसकी उसकी जो सैलरी आपसे ट्रिपल टाइम अच्छी है, रिकग्निशन आपसे ट्रिपल टाइम अच्छी है। वही चीजें, आप अगर आप इस पे सेटल्ड हो तो कोई बात नहीं है, बट यू शुड नॉट बी सेटल्ड ऑन इट। ठीक है, यू रियली वांट अथॉरिटी इन योर करियर। यू चूज एक्सीलेंस ओवर कंफर्ट। तो देखो, पार्ट टू की तैयारी करना, एक्सटेंसिव सिलेबस को पढ़ना, थ्री में बैठना, रियल एग्जामिनर्स को, रोल प्लेयर्स को डील करना, इट्स नॉट एन इजी रूट। ठीक है, बट यू हैव चोजन एक्सीलेंस ओवर कंफर्ट, दैट्स योर रीजन। ठीक है, एंड यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट इन एवरी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी जब आपने लाइक सेफ्टी में ये भी तो आता है ना कि आपको हर डिजीज के बारे में पता है कि होती कैसे है, फैलती कैसे है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, किस केस में क्या बजवर्ड है, किस में क्या नहीं करना। यू नो एवरीथिंग। Like our syllabus also cover everything. If you have done FCPS, you cover everything, लेकिन उसकी एप्लीकेशन स्टैंडर्ड इतनी नहीं होती। ठीक है, जितनी कि ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियस एग्जाम में इतनी ज्यादा लाइक वैरायटी ऑफ चैलेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, फिर शॉर्ट में बस यही है कि इट्स योर आइडेंटिटी, इट्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स योर प्रोफेशनल पावर, एंड इट्स योर प्रूफ ऑफ योर वर्थ। मतलब ये बहुत सारे किक्स हैं। अगर आप इस पे सेटल्ड जो है हो जाते हो या नहीं होते, तो यू विल गॉट योर रीजन। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी एग्जाम की फीस कितनी है? 2 लाख एंड 50। पार्ट वन की 2 लाख एंड 50 बिल अप्रोक्सीमेटली टू की होगी, और 3 4 तक 3 की होती है। अंडर 10 लैक्स ये आते हैं अगर आप इंसानों की तरह पढ़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट में करो, कोचिंग के पैसे निकाल के तो ये 10 लाख हैं। तो कहाँ, लाइक इट्स अ ह्यूज अमाउंट। फीस बहुत ज्यादा है ये, आई एग्री। और मेरी एक कैंडिडेट मुझे बता रही थी, पास नहीं हुआ उनका। शी वॉज माई एमआरसीपीआई कैंडिडेट, एमआरसीओजी रूट पे थी, 5 6 साल रही, बट सम हाउ शी कांट डू इट। शी वॉज हैविंग हर ओन रीजंस एंड इश्यूज, नहीं कर पाई, तो शी डिड एमआरसीपीआई। लेकिन शी वॉज टेलिंग मी कि एमआरसीओजी करने में 50 50 50 60 लाख मेरे लग चुके हैं। मतलब अटेम्प्ट्स भी तो रिपीट हुई ना। ठीक है, वन कर लिया था, टू कर लिया था, थ्री में मल्टीपल टाइम शी हैज टू एक्चुअली अपेयर। एनीवे, तो लेकिन अगर आप इंसानों की तरह पढ़ो तो अंडर 10 यू गॉट योर एमआरसीयूजी। जब आपकी पहली पहली सैलरी भी होगी ना, वो भी इससे ज्यादा होगी। तो ये आउटवेयर आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अ, आप अपनी रीजंस ढूंढ लो और बना लो अगर नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्या डिजर्व करते हो। यू डिजर्व एक्सीलेंस, यू डिजर्व कॉन्फिडेंस, यू डिजर्व रिकॉग्निशन, यू डिजर्व प्रोफेशनल पावर। यू डिजर्व इट। आपको नहीं पता अपने राइट्स, तो ये आपको पता चलने चाहिए। ठीक है, ओके। देखो, अगर एक चीज अच्छी है, प्रेस्टिजियस है, तो क्या वो आसान होगी? सोचो जरा, चैलेंजेस भी तो है ना, क्या नहीं होंगे? हम्म। रुखसाना, सदफ,
उजमा, चैलेंजेस भी तो हैं। अगर मैं बोलूँ नहीं तो आराम से फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, ये तो कोई हलवा पेपर है। तो ये गलत बात है ना, ये तो लाइक ट्रैक से हटाना है आपको, फैंसी ड्रीम्स दिखाना है। ठीक है। आई आई मस्ट से कि आपको आपको बहुत रगड़ा लगेगा, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं, फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस तो हैं ही, इमोशनल सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारी वेडिंग्स आप अटेंड नहीं करोगे। ठीक है। अपना मी टाइम आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और समहाउ लाइक आपका जो इंटेग्रल रोल है आपकी फैमिली में, वहां भी आप नजर नहीं आओगे। ये सेक्रीफाइसेस तो हैं, लेकिन ऑल दीज सेक्रीफाइसेस हैज वर्थ। ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, आप पैशनेट हो, और आप इस काबिल हो, आप छोटी 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 चीजों पे गिव अप नहीं करते। लाइक मूवी चल रही है तो वो देख ही लेते हैं, स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक को तो करते ही रहते हो, मतलब इतनी आप ये जो है चीप टेम्पटेशन पे गिव अप नहीं करती अपनी पढ़ाई को, तो फिर आप आगे चले जाओगे। ठीक है। However, what you need, you need structured, customized coaching. कोचिंग से मराद ये नहीं है कि ओनली अबाउट मेड होम कोर्स। इसमें एक अच्छा स्टडी पार्टनर भी है, एक कंफर्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट भी है, पीस ऑफ माइंड भी है, कंफर्टेबल वर्क प्लेस भी है। लेकिन अगर नहीं भी है ना इनमें से कोई चीज, फिर भी आप कर सकते हो। कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकेगी वो आप खुद ही हो, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ अपनी लाइफ नहीं आप लोगों के से डिस्कस कर रही, बट इतने अप एंड डाउन है, इसमें से कुछ भी कंफर्टेबल नहीं था फॉर मी, बट इवन देन आई डिड। अगर आगे बढ़ना है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बात आपको, ये मैं बता दूं, आप खुद ही रोकते हो खुद को। ठीक है। तो बाकी चैलेंजेस हैं, अगर तुम लोगों ने एक्सेप्ट करने आगे चलते हैं, नहीं करने तो बस यहाँ से छोड़ो सेशन, जो कर रहे थे वो करते रहो। स्टे इन यूर कंफर्टेबल जोन। ठीक है। फिर हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। एंड हाउ यू, और इसके बारे में बताऊंगी कि आप अपनी, बल्कि अभी बता देती हूँ। वैसे मैंने स्लाइड को थोड़े नमक मिर्च लगानी थी, वो मैं लगा नहीं पाई क्योंकि अभी तक तो बैठी मैं कर ही रही थी इसको। जस्ट एक मिनट। पहले तो पता है मैंने कोई और पीपीटी बनाई थी, सारी पीपीटी पे मैंने चेंज की है। सुबह मेरी एक कैंडिडेट की कॉल आई, मेरी अपनी कैंडिडेट थी, इट वॉज वेरी गुड। और फिर उसने कहा नहीं मैम, नॉट दिस टाइम, इसको चेंज करें। कि चलो मैं चेंज करती हूँ, बताती हूँ तुम्हें। सिलेबस के बारे में, पेपर फॉर्मेट के बारे में सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। कैन यू सी माई स्लाइड? अरूसा, फिजा, मोमना, सबल। ओके। तो देखो, दो रूट्स हैं, प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट अप्रोचेज हैं फॉर एमआरसीडी टू पार्ट टू प्रेपरेशन। दोनों रूट्स के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट रूट ये है कि ये एग्जाम तो शॉर्टकट नहीं है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्लिनिकल मैच्योरिटी सब कुछ आपको चाहिए। यू मस्ट एक्चुअली, आप के पास एटलीस्ट 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है ना। ठीक है, 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो पार्ट टू आप आराम से दे सकते हैं। स्ट्रांगली आई विल एडवाइज कि अगर आपने एफसीपीएस की ट्रेनिंग की हुई है, थर्ड ईयर है, या एमएस कर चुके हो, या उसका थर्ड ईयर है, या एमसीपीएस कर चुके हो, या पोस्ट आईएमएम पास करने के बाद, तब जाके आप इस एग्जाम में लाइक इसकी तैयारी का सोचें। इससे पहले ना करें। हालांकि द मोमेंट यू विल डू पार्ट वन, उसके लिए भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, टू के लिए भी नहीं है, 6 महीने के बाद वो भी दे सकते हो देने को तो। लेकिन होगा या नहीं वो अलग बात है। मेरा, मैं ये कह रही हूँ कि हो भी सही। तो मिनिमम आपको 2 या 3 ईयर की अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, और ऑब्वियसली मेजोरिटी मुझे पता है ऑलरेडी ऑन ट्रेनिंग रूट। तो ये क्राइटेरिया तो सभी मीट करते हैं जो पार्टों की तैयारी करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देना चाहते हो ये एग्जाम और पास भी करना चाहते हो, तो आपको कम से कम डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर जुलाई में पेपर देना है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ नींदें भी आएंगी, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तुम जॉब भी कर रहे हो, यू मस्ट हैव टू, यू एक्चुअली आपको जो है निकालने पड़ेंगे 3 से 4 क्वालिटी आवर इसको पढ़ने के लिए।
ठीक है। और आपने इरेगुलर सेशंस नहीं लेने पढ़ाई के, आपने कंसिस्टेंट ये 3 to 4 आवर डेली पढ़ना है। ठीक है। और विद दिस इफ यू आर स्टडिंग 3 to 4 आवर, 3 ईयर 2 to 3 ईयर की आपके पास एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, केसेस पीपीएच और मेटरनल मेडिसिन और गायनी के केसेस देखे हुए हैं रियल में, ठीक है, सुने नहीं बल्कि देखे भी हुए हैं। तो, तो फिर ये एग्जाम 6 महीने की तैयारी में रियलिस्टिक है इसको पास करना। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि पेपर में जाके बैठ जाओ, बैठने को तो बैठ ही सकते हो पार्ट 1 के बाद हो रहे नहीं, लेकिन रियलिस्टिकली यू कैन मेक इट कि आप इसको पास भी कर सकते हो। लेकिन ये प्री रेजिक्विट्स हैं, अगर ये प्री रेजिक्विट्स मीट नहीं करोगे कोर्स ने कुछ नहीं कर लेना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वहीं के वहीं तुम लोग खड़े रहोगे। ठीक है। तो जो आपका मैक्सिमम है ना इस एग्जाम को पास करने में, जो मोमेंटम या जो चीजें इसमें काम करेंगे वो आप खुद दो। वी विल ओनली प्रोवाइड यू लेक्चर्स, लाइव सेशंस ले लेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड अच्छा कर देंगे, बट उसको एब्जॉर्ब करना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आंसर देना, क्वेश्चन पूछना, ये ओनली आपकी सेल्फ, ये आपकी जिम्मेदारी है खुद की। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग यू शुड कंप्लीट इन 4 मंथ्स। ठीक है। और जब आप ये फर्स्ट रीड आप करोगे तो फिर आपने इसको मेमोराइज नहीं करना, इसको अप्लाई भी करना है। एप्लीकेशन रियली मैटर्स। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो MRCG 2 का एग्जाम है, ये 80% सिप बेस्ड एग्जाम है। व्हाट इज सिप, आई विल टेल यू। इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पीपीएच, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग, नेवर एवर। देर इज नथिंग लाइक स्टेप वाइज, देर इज नथिंग लाइक स्टेप वाइज एल्गोरिथम्स। ठीक है। ओके, स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम RCUG नाइस ग्रीन टॉप टॉक। आपने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी होती इसके लिए, डायरेक्टली गाइडलाइन से पढ़ना होता है। आपने तैयारी कर ली, 4 मंथ्स लग के बैठे तो एक रीड हो जाती है, बट ट्रस्ट में बुक नहीं करना ये एग्जाम जब तक आपकी फर्स्ट फुल रीडिंग नहीं हो जाती। और अगर फर्स्ट फुल रीडिंग नहीं हुई, कोई कीमत नहीं है, जुलाई में जरूर देना है, जनवरी में दे दो जाके। ठीक है। 2.5 लाख जरा सोचो कितनी मेहनत से कमाया, जरूर जाया करने हैं, डेफिनेटली तुमसे होगा नहीं फिर। ठीक है। तो फुल फर्स्ट कंप्रिहेंसिव रीडिंग आपके तभी पॉसिबल है जब आपके बैकग्राउंड पे अच्छी ट्रेनिंग है या अच्छा एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 से 3 साल। 4 घंटे तुम लोग शराफत से पढ़ते हो, रट्टे नहीं मार रहे, बल्कि उस उन चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड वे में एब्जॉर्ब कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली सोर्सेज से पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई बुक नहीं पढ़ रहे। और आपके फर्स्ट रीड अगर 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, देन यू कैन बुक एग्जाम। ठीक है। बुक द एग्जाम ओनली आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। और फर्स्ट रीडिंग में कोई ये मत मुझे कहे कि मेरा मॉड्यूल रह गया, जर्नल गाइनिंग रह गया, मत करो प्लीज। अगर ओब्स में मैटरनल मेडिसिन रह गया, मत करो प्लीज। लेबर आपका नहीं हुआ और 4 महीने गुजर चुके हैं, बुकिंग शुरू हो गया, प्लीज मत बुक करो प्लीज। जनवरी में दे दो, कोई काम मत नहीं आगे। ठीक है। हाँ, जब आपने फर्स्ट रीड कर ली है ना, फिर अटेम्प्ट रियलिस्टिक, फिर एक एक मॉक वी विल प्रोवाइड यू। 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे, नहीं 200 ऐसे क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 50 SPAs, 50 EMQs, वही 1 आवर की ब्रेक लेनी है तुम लोगों ने, फिर पेपर 2 स्टार्ट करना है, वही 50 SPAs, 50 EMQs। और बिल्कुल रियल एग्जाम, जो हमारे पास तो सारे पेपर्स हैं, सब उन्हीं पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हम स्क्रीन कर लेंगे बाय आवर सॉफ्टवेयर, और उनमें 2-3 एडिशनल बजवर्ड नए डाल देंगे क्योंकि पुराने तो तुम लोगों ने रटे मारे हुए होंगे। ठीक है, तो ताकि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। अगर इस तरह का पेपर, ठीक है, उसी टाइम बाउंड में कि 3 घंटे में पहला पेपर करना है और 3 घंटे में दूसरा करना है और 1 घंटे की ब्रेक लेनी है, अगर ये मॉक अटेम्प्ट करके तुम लोग 65% मिनिमम स्कोर करते हो ना, तो फिर बुकिंग को इंटैक्ट रखो। और अगर नहीं करते, चाहे एग्जाम बुक करा लिया। जी बेटा, आपने टीवी देखना है? अमन प्लीज नहीं, अब आवाज हल्की कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो अगर आपने का वो मॉक भी खराब हो गया, देखो आपने फर्स्ट रीड 4 मंथ में कर ली, बुक एग्जाम बुकिंग शुरू हो जाएगी, वो कर लो एग्जाम, मॉक दे लो, 65 आगे आगे चले जाओ, जुलाई में पेपर दे दो, डेफिनेटली। डेफिनेटली नहीं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पास होने की, कर लोगे इसको। 4 मंथ में फर्स्ट रीड पूरी नहीं हुई, बुक ही मत करो। 4 मंथ में फर्स्ट रीड पूरी हो गई और मॉक में 65 से कम आ गए, बुकिंग कैंसिल कर दो। बुकिंग की क्लोजिंग डेट होती है, क्लोजिंग डेट से पहले अगर आप एग्जाम कैंसिल कर दो तो आपको पूरे पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, चुप करके, चूंकि मॉक में बुरे हालात हैं तुम लोगों के, तो बेहतर ये है कि जनवरी का सोचो। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है?
सबा। हम्म। तहसीन। सदफ। ओके। देखो पेपर, तुम अपने आप से ना कमिटमेंट कर लो एक, कि ये मेरा पैसा है हलाल का, ये मैंने एक ही दफा भरना है। ये मैंने एक ही दफा आरसीयूजी को देना है पार्ट 2 के लिए। दोबारा नहीं मैं इसको देने वाली। मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, कि बहुत नाइट्स हैं, बहुत लाइक बहुत मुश्किल से कमाए हैं। मुझे आई रिस्पेक्ट माई एफर्ट्स, माई मनी। ये फालतू में मैंने नहीं देना किसी को, और अंग्रेजों को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो बस ऑनेस्ट परफॉर्मेंस है कि भाई 65% मार्क्स से ज्यादा आते हैं तो सिट इन द सेम अटेम्प्ट, नहीं आते तो कैंसिल, रिफंड मांगो उनसे। नहीं दे सकते, बुकिंग क्लोज होने से पहले बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है। हाँ अच्छा, और फिर जनवरी के लिए तैयारी शुरू कर लो। ठीक है। कैंसिलेशन इज विजडम है, को फेलियर नहीं है ये। कौन सा आप बैठे हो इस पेपर में? अच्छा, फिर आप का स्कोर में स्कोर अच्छा नहीं आया, बस ग्रेड भी पूरी नहीं हुई। आप जो इनके एक दफा आपने रियलिस्टिक एग्जाम को भुगत लिया, आप समझ लो जो आपने मॉक दिया ना हमारा, वो पेपर था, वो हो गया फेल, ये समझ लो ना, 65 नहीं आया। तो focus on your weak modules, analyze your error patterns, and improve your decision making and prioritization. ये सेकंड टारगेटेड रीडिंग आप जनवरी में करें। और सिट इन द नेक्स्ट विंडो ओनली व्हेन रेडी। और कोई इमोशनल डिसीजन या पेयर प्रेशर नहीं लेना। हम्म। कोई बुक नहीं पढ़नी। कुछ नहीं पढ़ना, कोर्स फॉलो करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट गाइडलाइन से पढ़ेंगे। अच्छा, ऑनेस्ट एडवाइस बस यही है कि एमआरसीओजी स्ट्रैटेजी से पास होगा, स्लोगन से पास नहीं होगा। मार्केटिंग क्लेम नहीं है कि 6 महीने का हमारा प्रीमियम थियरी कोर्स ले लो। कोर्स तो ले लोगे, बट अपनी औकात भी देखो ना, 4 महीने में इतना सारा कोर्स एब्जॉर्ब कर भी पाए हो या नहीं। ठीक है। तो एक काम तो कर लिया, कोर्स ले लो। दूसरा काम ये तो ना करो कि एग्जाम बुक करके बैठ भी जाओ और फेल होके आ जाओ। तो ऑनेस्ट प्लानिंग, सेव टाइम्स, मनी, सेल्फ रिस्पेक्ट। पास तो करना ही है, पीछे तो जाना नहीं है, बर्न द बोर्ड्स। ओके। तो ये एक रूट था, ये उन लोगों के लिए था लाइक जिन्होंने 2 से 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, और उनकी फर्स्ट रीड कंप्लीट हुई नहीं हुई, मूक में हो गए, वो फेल या पास हो गए। ठीक है। देखो, एक लाइक लेट्स अज्यूम अमंग यू, आई विल से सबा ने लाइक तैयारी की जुलाई के लिए, 4 मंथ्स में इसने अपना सिलेबस, इन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इनका मॉक भी पास हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी इसको फर्स्ट गो में पास करने की ज्यादा है, इनको एग्जाम कैंसिल नहीं कराना। ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम तहसीन इज मोर सीरियस देन उजमा, और इनके पास ऑप्शन ही नहीं है जनवरी में जाने की। शादी है जनवरी में, और इवेंट्स हैं। बाय ऑल मीन्स इन्होंने जुलाई में ही पास करना है, एंड शी इज रेडी, एंड शी इज रेडी फॉर ऑल सेक्रीफाइसेस, एंड शी हैज रिसोर्सेज एज वेल। बच्चों को देखने के लिए रिसोर्सेज हैं, छुट्टियां भी मिल सकती हैं टाइम पे, मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में आप हो। ठीक है। तो फिर आपने बस देना ही है, देना ही है। फिर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। दिस पाथवे इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज डिजाइन्ड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मस्ट पास इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड दे हैव नो मार्जिन ऑफ फेलियर। आई विल नॉट एडवर्टाइज दिस केस के, मैं इस कोर्स को एडवर्टाइज नहीं करूंगी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन दिस सेशन, दैट्स इट। बिकॉज दिस इज अनयूजुअल रोड मैप, नो बडी इज एक्चुअली ओवर द ग्लोब, जितने भी कोर्सेज हैं कोई इस तरह का कोर्स लेके नहीं चल रहा। इस कोर्स का नुकसान ये है कि इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं आते, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है। और फिर वो इंक्रीमेंट्स में ही ऑर्गेनाइजेशन अर्न मनी, लाइक पहले दे एक्चुअली गिव यू थ्योरी, once you will complete theory then they will announce their recalls course, the same we will do, everyone do like that। बट मुझे लगता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस हैं, एंड दे हैव रिसोर्सेज एज वेल, तो दे कैन ऑप्ट दिस रूट। इस रूट में क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट तो सेम पड़ती है। ठीक है। आप में से जो प्रीमियम थ्योरी लेंगे वो डेफिनेटली वो कोई ना कोई फास्ट रहेगा और क्रैश भी लेंगे, आई नो दिस, जिसने करना है वो ऐसा ही करता है। बट इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, ऐसा होगा कि आप मॉड्यूल वाइज करोगे जैसे प्रीमियम थ्योरी कोर्स में करेंगे, बट उसी मॉड्यूल के इमीडिएटली रिकॉल्स भी करोगे। ये रिकॉल्स जो प्रीमियम थ्योरी ले रहे हैं, वो ये रिकॉल्स फास्ट ट्रैक या क्रैश कोर्स में करते हैं, दे ओनली डू द पेपर्स आफ्टर देयर फर्स्ट रीड। बट यू विल डू
इन अ सीमलेस वे। यू विल डू मॉड्यूल वाइज थ्योरी। आपने मॉड्यूल लाइक अर्ली प्रेगनेंसी किया, अर्ली प्रेगनेंसी के लास्ट 10 ईयर में जितने भी रिकॉल्स आए हैं आपने साइमल्टेनियसली कर लिए, उसका मॉक दिया। अब आपको अच्छे से किक लग चुकी है कि ये पेपर में आता क्या है, बेसिकली क्या चैलेंजेस हैं। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी, अच्छे से रिकॉल्स किए, यू नो नेक्स्ट एग्जाम में भी वही प्रोबेबिलिटी है ना उसी तरह के क्वेश्चंस आने की, उस तरह से आगे आपके पास टाइम भी है। शुरू से ही आपने इस फॉर्मेट पे किया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, अमन रंधावा? कोई बुक नहीं आती है रूसा, और बुक आती भी है तो पढ़ना मत उस बुक को, गोली मारना। इतनी एरर्स, इतनी गलतियां, इतने लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई बस नहीं, कोई डिस्ट्रक्टर नहीं, कोई ढंग की चॉइसेस नहीं, जान छुड़ाई हुई होती है उन्होंने बस। नो नो नो, मैं एंड पे सारे कोर्सेज आपको समराइज कर दूंगी, ठीक है। दिस इज अ सीमलेस कोर्स, आई विल नेवर एडवर्टाइज इट। हमारे प्रीमियम थ्योरी कोर्स होता है, प्रॉपर थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक होता है, उसमें सारे पेपर्स करते हैं। एंड पे एक रैपिड रिवीजन होता है जिसमें सारी रिवीजन करा देते हैं, एग्जाम में आप बैठ जाते हो। इस तरह के कोर्सेज होते हैं। एवरी वन एडवर्टाइज सच कोर्सेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्स। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है जनवरी में जाने की, यू मस्ट हैव टू पास इट ओनली इन जुलाई। एंड यू कैन, आपको छुट्टियां मिल सकती हैं, आप मोर देन 4 आवर पढ़ सकते हो। आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करने के अलावा उसी मॉड्यूल के लास्ट 10 ईयर के रिकॉल्स भी साइड बाय साइड कर सकते हो, देन ऑप्ट द सीमलेस। लेकिन दिस विल बी कॉस्टली ऑब्वियसली। प्रीमियम थ्योरी प्लस फास्ट ट्रैक इज इक्वल टू द सीमलेस। और कॉस्टली कोर्सेज आर नॉट स्टूडेंट फेवरेट, वो तो छोटे छोटे चारे होते हैं ना कि लाइक सो मेनी इश्यूज, मैं ये तो नहीं कह रही, फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं। तो ये कोर्स है बस, ये दूसरी ऑप्शन है। दोनों, अब चाहे आप पहले प्रीमियम थ्री लो उसके बाद क्रैश लो, द कॉस्ट विल बी सेम। या फिर आप एक ही वक्त में सीमलेस ले लो, तो कॉस्ट विल बी सेम, लेकिन माइंडसेट की बात है। दिस इज जस्ट अ माइंडसेट। तो दिस अप्रोच प्रिवेंट्स फॉल्स कॉन्फिडेंस, रिड्यूस लास्ट मिनट पैनिक, बिकॉज पहले ही पता होता है इस मॉड्यूल में होगा क्या हमारे साथ, जाके क्रैश कोर्स में पहले ही पता होता है। एग्जाम में बैठोगे तो होगा क्या पहले ही पता होता है, तो बड़े सीधे रहते हो। लेकिन इसके लिए बहुत सीरियस अप्रोच चाहिए, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ट्रस्ट मी। ये बहुत सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर दैट, विल नॉट एडवर्टाइज इट। नो बडी विल एडवर्टाइज सच कोर्स। इफ यू आर रियली सीरियस तो फिर वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वे इज देयर, ठीक है। इससे रियल एग्जाम स्टैमिना बनेगा और यू कैन जज इट। देखो दोनों रूट्स हैं, सेम कॉस्ट है, बट डिफरेंस इज स्ट्रैटेजी। Either you complete your first read, then you do your papers and opt after premium theory course, another fast track or crash. This is not for mad home. Most famous courses, सारे अच्छे courses अगर आप बात करें, they are following the same pattern. ठीक है। और अगर आपने किसी कोर्स की एडवर्टाइजमेंट देखी है जो क्लियरली नहीं बताता, तो प्लीज उनके उनके मॉडरेटर से पूछें कि इस कोर्स के बाद दूसरा कोर्स है, डेफिनेटली दे विल टेल यू कि फास्ट ट्रैक है उसमें पेपर्स करेंगे, लेकिन अभी वो कभी भी नहीं कहेंगे। कौन कहेगा लाइक हम प्रीमियम थ्री पढ़ा रहे हैं, हम इसमें रिकॉल्स नहीं करेंगे, शुरू में कोई ऐसी नेगेटिव बात कर ही नहीं सकता आपसे। पर डेफिनेटली होना तो है ये। गॉट इट, गॉट द पॉइंट। तो ये आपकी कॉस्ट सेम पड़ेगी, बट डिफरेंस है आपकी स्ट्रेटेजी का। तो सेम मैं बता रही हूँ सीमलेस में और कन्वेंशनल रूट में। कन्वेंशनल रूट में ये फर्क पड़ सकता है कि 4 मंथ में स्टडी पूरी नहीं हुई आपने, नेक्स्ट जो है जनवरी के लिए चले गए, तो देन फिर तो 2 अटेम्प्ट्स में 12 मंथ्स गुजर जाएंगे। और ये भी कोई बुरा रूट नहीं है। MRCG 2 की 25% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं, 75% तो इसी रूट को फॉलो करते हैं 12 मंथ्स का। लेकिन उसमें उनको पता होता है हमारे पास स्लोअर पेस है, 3 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ये इंटेंसिव हो जाएगा, थ्योरी के साथ साथ ही सारे पेपर्स करना मुश्किल हो जाएगा। मेंटर्स को भी मुश्किल होगा, आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल मुश्किल तो है। जब एक एग्जाम एक चीज अच्छी इतनी है तो क्या वो उसमें चैलेंजेस नहीं होंगे। पर ट्रुथ ये है कि टाइम डज नॉट गारंटी सक्सेस, योर स्ट्रेटेजी डज, योर कमिटमेंट, योर पैशन डज। ठीक है। तो मैं सीमलेस कोर्स के बारे में सिर्फ यही बता रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल नॉट एडवर्टाइज इट। तो आफ्टर दिस सेशन इफ यू आर अप्रोचिंग द मेंटर, उसको मॉडरेटर या जो कोर्स कोऑर्डिनेटर उसको भी नहीं पता होगा मेरे से ही बात कर लेना, ठीक है। इट विल नॉट बी ऑप्टेड बाय एवरीवन, एवरीवन मेजोरिटी आर हैप्पी कि वो पहले थ्योरी करें, थ्योरी में फर्स्ट एड उनकी होती है 4 मंथ्स में, तो फिर दे विल मेक डिसीजन बुक करना नहीं करना।
और वो आगे चलते हैं। दिस इज मोर प्रिडिक्टेबल रूट। लेकिन अगर आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, छुट्टी मिल सकती है, बच्चों को देखने वाला कोई है, सर पे, सर में की लगी हुई है, करना ही करना तो फिर सीमलेस इज बेटर। ठीक है। आइडेंटिफाई योर पर्सनालिटी। ठीक है। चलो, ऑल सेट टू स्टार्ट। स्टार्ट। मतलब, बाय द वे, so many are in this session. Can you let me know in your chat box which route you will opt? Seamless, conventional? वैसे लिख दो, मैं भी थोड़ा सा, मैं देख लूंगी, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली मेरी टीम ने मना किया था, नाम ना लेना सीमलेस का। ओके। पहला वर्ड तो सीमलेस पे आ गया है। अब ना कन्वेंशनल भी अच्छा है, लाइक 4 मंथ्स में आपको पता होता है अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो सकती है, फर्स्ट रीड होगी, एग्जाम बुक नहीं कराओगे। सीमलेस में तो एग्जाम भी बुक कराना है, दोनों कोर्सेज साथ लेके चलने हैं, सर पे पहाड़, कहते हैं बिजलियां गिरेंगी। हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हर हर बंदे की अपनी जर्नी है। कोई सीमलेस ले रहा जरूर आपने लेना है। प्लीज आइडेंटिफाई यूअर सर्कमस्टांसेस। चलो, सिंगल सिंगल देखो, ये बहुत बहुत देखो, अब तो इतनी उम्र हो चुकी है, तुम लोगों को पता ही होता है अपना। तो बंदे को पता ही होता है अपना कैसे हो आप, तो फैंसी अपने आप को भी नहीं आप उलझाएं बातों में, बड़ा रियलिस्टिक हो गए इसको अप्रोच करना है। ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। ओके, रीडिंग साइकिल क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले आप लेक्चर को सुन लें। जैसे फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी का जो कल हम करेंगे टॉपिक, वो होगा मिस कैरेजेस, नाइस 2023, और ग्रीन टैप गाइडलाइन, एक टॉपिक प्रेगनेंसी की 2016 की। ये दो गाइडलाइंस हैं, आप इनका लेक्चर सुन लोगे। इनके लेक्चर सुनने के बाद आप ना ये गाइडलाइन पढ़ लें, ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ लें। ओरिजिनल पीडीएफ से नहीं पढ़ते, हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ लें। इसके साथ इसी टॉपिक का होगा उसी दिन क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम बना लेंगे नाई से, और 20 के करीब बना लेंगे जीटीजी से। 40 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली यू नो एवरीथिंग इसमें से, लाइक कोई क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। वैसे मेरे प्रेगनेंसी थोड़ा इजी है। ठीक है। और अगर मे भी आपको लगता है क्वेश्चन के पास कि कुछ एरियाज में इश्यूज हैं, तो फिर उनको ऐड कर लें अपने हैंडी नोट्स में, कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, या ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर क्या करें? तो फिर ऐड करो, फिर उसको रिवाइज करते रहो। दिट शुड बी द योर स्टडी साइकिल। ठीक है। अच्छा, अगर इस स्टडी साइकिल को तुम डिस्टर्ब करते हो, लाइक पहले तुम कहोगे नहीं मैं पढ़ूंगी, मैंने जीटीजी और नाइस पढ़नी है, दोनों मिला के 100 पेजेस की है, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इसी को पढ़ने में 4 घंटे लग जाएंगे। पढ़ने के बाद भी पहली रीड में आपको ये नहीं समझ आएगा कि इसमें एग्जाम इंपॉर्टेंट फोकस्ड एरियाज की हैं। ऑब्वियसली किताब बात तो नहीं करती, पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर सुनने में यही दो टॉपिक्स आपको कोई पढ़ा रहा है, जो ये पेपर काफी दिनों से पढ़ा रहा है, उसको पता है इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स को क्या मुश्किल पेश आएगी, क्या नोट करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप ये 2 घंटे का सेशन सुन के दोबारा इसको पढ़ोगे, 4 घंटे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, 1 घंटा लगेगा ना, सफिया? बिकॉज आपको पता है पढ़ना क्या है। हम्म। यस और नो तो बोलो। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो टाइम बचाना है तो ये बेहतरीन स्टडी साइकिल है। पहले लिसन, देन रीड। इफ यू विल ऑल्टर इट, यहीं से तुम्हारे एडिशनल 3 घंटे फालतू के लग गए। ओनली डंकी वर्क है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है ये। डंकी पता है कितना वजन उठा के चलता रहता है, चलता रहता है। तुम लोगों ने भी अपने ऊपर वजन उठाया हुआ है, गाइडलाइंस को, और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे नहीं करना। तो सुन लो ना पहले, सुनने के बाद पढ़ लोगे, समझ आ जाएगी। अगर मैं ये कहती हूँ कि ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना चाहिए फॉर एमआरस यूजी 2, मैं ये जब मैं एफसीपीएस का सेशन लेती हूँ ना, मन को नहीं कहती, मैंने कहती हूँ लेक्चर इज इनफ, मोर देन इनफ। आई नो, बिकॉज वो पेपर भी पढ़ा रही हूँ, वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सम टाइम एमआरस यूजी 2 एग्जाम्स सरप्राइजेस भी दे देता है। तो इट्स बेटर आप पहली रीड में देख ही लो, सूंघ ही लो उसको, गाइडलाइन को।
जो कि इजी है सुनने के बाद। ठीक है। तो अच्छा, फिर आपने क्वेश्चन में तो सॉल्व किया ना 40 क्वेश्चंस? हम्म। अच्छा, ये 40 क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं, मैं तुम्हें ये भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं। We don't pick it from mostly from the guidelines, mostly from the practice books, like so many books हैं सरकूंजे की, सो मैनी, आई विल, मुझे तो नाम भी नहीं अब भूल गया, मतलब ट्विस्ट हो जाती है टंग, भगवान है, रेखा है, सो मैनी, डॉक्टर ताहिर महमूद, बहुत सारे नाम। अच्छा, तो उसमें मसला ये है कि देखो ना, अभी जैसे एफ जी आर चेंज हो गया, एफ जी आर पे कोई आधे से ज्यादा तो एफ जी आर आया हुआ था, नई गाइडलाइन थी 2020-24 की। अब उस एफ जी आर की गाइडलाइन से अगर प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस पढ़ोगे, सबका टाइम ऑफ डिलीवरी गलत है, सबकी डॉपर इंटरप्रिटेशन गलत है, तो जरूर गलत बुक्स ऐसे पढ़ना है। तो अब प्रैक्टिस बुक्स की कोई इतनी खास अहमियत तो रही नहीं है। ये बुक्स अच्छी हैं, इनमें वैरायटी है बहुत, लेकिन कीज तो गलत हो गई ना। यू गॉट माई पॉइंट। अब थायराइड 2025 में चेंज हुआ है, HIV 2025 में चेंज हुआ है। 3 दिन पहले वो विजाइनल कैंसर की गाइडलाइन रिवाइज हो गई, पर कल कल सर्वाइकल कैंसर की गाइडलाइन रिवाइज हो गई। तो इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं क्यू बैंक में, वो सारे, उनकी स्टेजिंग तो चेंज नहीं हो गई। आपको कोई कहे कि बुक पढ़ लो, बुक पढ़ लो, तो वो ज्यादती नहीं कर रहा आपसे, गलत चीज पढ़ रहे हो ना। क्या ख्याल है? तो हम, मेरा फिर इसलिए मैं सिर्फ इतनी सारी बुक्स में से सिर्फ वो क्वेश्चंस लेती हूँ जो कि वाकई जिनका फैक्ट इफेक्ट आता है आपके रियल पेपर पे, और उनकी कीज या तो खुद ठीक कर लेती हूँ या ऑलमोस्ट ठीक होती हैं। और इसके अलावा फिर वो जेटीजी और पीडीएफ, जेटीजी और नाइस है ना, वो हम अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं एआई के। ठीक है। आपने गूगल नोटबुक एलएम का नाम सुना होगा, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, सो मैनी सॉफ्टवेयर, जेमिनाई आ गया है। इनके पेड वर्जन्स हैं हमारे पास, प्रो वर्जन्स हैं। ठीक है, आप खुद से बाय करोगे तो वो तो आपको 200 USD पर मंथ पड़ जाए। अच्छा, वो है परचेज है। अब उसमें हम डाल देते हैं पूरा पीडीएफ, और फिर हम एक पूरा पेपर पे डाल देते हैं, जैसे रिसेंट डाल दूंगी उठा के, अभी जो अ, हुआ था जनवरी का, अभी से 15 जनवरी को जो पेपर हुआ है, आई वी हैव कंपाइल्ड इट। आप भी करोगे हमारे साथ, तो फिर वी विल कमांड इट कि इस तरह के, इसी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपने ये कीवर्ड्स के साथ बनाने हैं, इतने अच्छे बनाएगा ना। हाँ, झूठ बोलती है एआई, कीज खराब ही होती हैं उसकी, बट एक्चुअली लाइक हमने तो पढ़ी हुई है ना गाइडलाइन, तो वी विल करेक्ट द कीज। और आप इस तरीके से आप कोई इंपॉर्टेंट एरिया जो है छोड़ नहीं सकते। लेक्चर में भी आ गया और फिर क्विज में भी आ गया। यू गॉट माई पॉइंट? हम्म। यहाँ तक मेरी बातें थोड़ी मुश्किल और एलियन लग रही होंगी, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू टीच लाइक दैट। ओके, चलो आगे चलते हैं, फिर ये आपका स्टडी साइकिल रहेगा, आगे चलो। तो बस फिर आपकी कोई चीज नहीं मिस होती, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी आराम से जुलाई में पास होने की, अगर तुम लोग फिर फॉलो भी करते हो। अब देखो, इतना अच्छा बंदा बिरयानी बनाए, कोई खाएगा तो उसको पता चलेगा ना अच्छी है। कोई खाएगा ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? खाओगे तो पढ़ोगे तो समझ आएगी। पढ़ोगे तो फिर कैसे फेल हो सकते हो? अल्लाह अल्लाह का वादा झूठा है। अल्लाह ने तो बोला है कि जिसने जितनी एफर्ट मेहनत किया वो उतना उसके लिए है, तुम अच्छा पढ़ो तुम्हारे लिए अच्छे स्कोर है। ठीक है। ओके, अभी मैं डेट टू शेड्स इस पे नहीं आती, मैं थोड़ा सा तुम्हें एग्जाम का फॉर्मेट बताती हूँ। हम्म, ये देखो, ये पहले तो अपनी की डेट्स देख लो तुम लोग। ये आपकी की डेट्स हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 24 मार्च से पहले भेज देना, अगर देना है जुलाई में। ठीक है। बुकिंग विंडो ओपन हो जाएगी 21 अप्रैल को, और बुकिंग क्लोज हो जाएगी 2 जून को। अगर मेरी बात सुनो, अप्रैल के एंड। ओके, तो हमारे पास कितना टाइम है? अगर एग्जाम में होती है, अब अभी क्या टाइम है? अभी 19 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ कंफर्टेबली 4 मंथ की विंडो के अंदर ही अंदर बुकिंग ने ओपन होके क्लोज हो जाना है, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि फर्स्ट रीड हुई या नहीं हुई। मैं तो करा दूंगी फर्स्ट रीड, आपसे हुई या नहीं हुई इट मैटर्स। गॉट इट? अगर आपकी फर्स्ट रीड
21 को ओपन हुई है और आपने फौरन ही सीट लेनी होती है विद इन 30 मिनट, वरना फिर वो कोई और ले लेता है। बहुत डिमांडिंग कोर्स है ये, जैसे ही इतनी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आई है और सब भागने जा रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान से, तो फिर बहुत सारे लोग MRCOG एग्जाम दे रहे हैं, स्लॉट्स नहीं मिलते। तो समवेयर 30 अप्रैल तक हो जाएंगे आपके 4 मंथ्स, ठीक है। अब रफली आप जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी लर्निंग स्पीड कैसे है। अगर लर्निंग स्पीड बुरी है तो एग्जाम बुक ही ना कराएं। अगर आपको लगता है 4 मंथ में आपकी फर्स्ट एड कंप्लीट हो रही है एज पर प्रिडिक्शन, तो आपकी जो आपने एग्जाम तो फौरन ही बुक करा लिया, लेकिन इसको कैंसिल बिफोर क्लोजिंग डेट आप करा सकते हैं। मतलब 2 जून से पहले पहले आप उसको कैंसिल भी करा सकते हैं इजीली। हाँ, अगर आप 2 जून के बाद कराएंगे बुकिंग डेट क्लोज होने के बाद, तो फिर रिफंड नहीं होता, फिर तो देना ही है। 2 जून 2 जून गुजर गई ना, फिर तो वो ये एक ऐसी मछली है ना, जो ना आपने आपने बस निगलनी ही है ये कांटा। चाहे अच्छी तैयारी है या चाहे अच्छी तैयारी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो वाइज प्लान ये है कि अभी से जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता है कल से, जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं उनको इतने अच्छे से करो। फर्स्ट एड 4 मंथ्स में कर लो, एग्जाम बुक करा लो, ठीक है। आगे आप तभी जाओ जब आपका मॉक अच्छा जा रहा है, ठीक है। वरना फिर आप इसे कैंसिल आराम से करा सकते हो। एम आपने जुलाई ही रखना है। ओके। सफिया, हाँ पूछो, हाथ खड़ा किया है। मैम मैंने एक्चुअली अभी लेट ज्वाइन किया, मैं अभी भी मार्केट में हूँ, बट मुझे ये पूछना था मैम कि आपके साइड से फर्स्ट रीडिंग कब तक हो जाएगी? ओ सफिया, कहाँ से आवाज आ रही है तुम्हारी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सारी मार्केट सफिया मुझे हेलो, लगता है तुम किसी आवाज आ और रही से है बात मैम? कर रही हो। मैं मैं हाँ। मैं मैसेज कर देती हूँ मैम, बिकॉज आई एम इन मार्केट, तो मैंने लेट ज्वाइन किया आपका सेशन। ओके। हाँ हाँ, कोई बात मैं नहीं, रिकॉर्डिंग पूरा सुन सुन भी लीजिएगा। नहीं पाऊंगी। जी जी। मैम मेरा आप बस ये मैसेज क्वेश्चन था कर कि आपके साइड से फर्स्ट रीडिंग कब हो जाएगी? हमारी साइड से फर्स्ट रीडिंग में भी तुम्हें प्लानर दिखाती हूँ, उसमें देख लेना। और फिर ये डेट भी देख लेना ओके साथ में, मैं क्रॉस मैच कर लेंगे। 4 मंथ में ओके हो मैम। जाएगी, 16 वीक्स का मेरा प्लानर है, इसमें हमारी फर्स्ट रीड हो जाएगी और बहुत अच्छी होगी, फ्लॉलेस। अच्छा ओके तो मैम। लेकिन आपने एग्जाम देने या ना देने का डिसीजन ना 1 जून को कर लेना। नहीं मैम, देना ही है। नहीं नहीं, देना ही फर्स्ट है। जून को कर लेना, 1 जून को डिसीजन कर लेना, ठीक है। श्योर श्योर मैम, श्योर मैम। ओके, और 1 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा। ओके। ओके फीस मैम। कितनी है? सिक्स बैंड बी के लिए, पाकिस्तान इंडिया बैंड बी में आता है, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं काफी कोर्स में, इसलिए बोल रही हूँ। 601। ओके, 601 ब्रिटिश पाउंड आज के डेट में 226 लैक्स बनते हैं पाकिस्तानी, मतलब 2,26,000। फाइलर हो तो फिर आपको 5% लगेगा इस पे टैक्स, और अगर नॉन फाइलर हो तो 10%। लाइक नॉन फाइलर को फिर 23 एडिशनल करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम तो बुक खुद ही कराना चाहिए, आपने पार्ट 1 देख चुके हो आप कैसे बुक कराया था, तो सेम वैसे ही होगा। टैक्स तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा बैंक से ही, और अगर ज्यादा डिडक्ट भी हो गया तो बाद में रिफंड भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप लाइक सफिया, अगर आप पाकिस्तान से हो लेकिन आप करंटली एग्जाम दे रहे हो यूके से, तो फिर आप बैंड बी में नहीं हो, फिर आप बैंड ए में हो। फी बैंड आपके एग्जाम सेंटर की लोकेशन पे डिपेंड करती है, आपकी नेशनलिटी पे नहीं करती, ठीक है। अच्छा फिर यस मैम, आई एम फ्रॉम इंडिया मैम। ओके। हाँ तो सफिया ये ना, यस। आप आप इंडिया से हो, आप इंडिया में दोगे तो बैंड बी में हो, आप इंडिया से हो यूके में दोगे तो आप बैंड ए में हो, ठीक है। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन था, एक बुकिंग से रिलेटेड ही, कि जब हम हम्म। अगर यूके कार्ड से पेमेंट करते हैं फॉर इंडिया बैंड बी, तो जो वो टैक्स है एडिशनल वो टैक्स, कटेगा? इंडिया का टैक्स अलग कटता हाँ है। जी, इंडिया का टैक्स अलग लगेगा। ये इंडियन ओके ओके। गवर्नमेंट की अपनी है टैक्सेशन पॉलिसी। जी यस मैम। ओके। अच्छा, फिर अटेम्प्ट्स कितनी है? देखो, अगर तुमने यूके में जाके प्रैक्टिस करनी है और स्पेशलिटी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है, फिर 6 अटेम्प्ट में पास करना पड़ेगा। उसके बाद भूल जाओ इसको, स्पेशलिटी रूट को, ठीक है। लाइक आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट, दे डिड MRCOG। वैसे तो उन्होंने MRCPA भी किया हुआ था, फिर उन्होंने उनके अच्छे ऑडिट्स थे और रिसर्च वर्क अच्छा था यहीं ट्रेनिंग से ही, तो उनको वहाँ MRCOG करने के बाद उधर यूके में उनको ट्रेनिंग स्लॉट मिल गई। ट्रेनिंग स्लॉट में आप उन्हीं के ट्रेनिंग सिस्टम में कंसल्टेंट बन जाते हो। उन्होंने वहां से ST3 से ज्वाइन किया,
नो, शी इज ST7। ST7 से मुराद ये है कि जैसे सुपरा स्पेशलिटी की हुई हो। यहाँ जैसे हम FCPS करते हैं या MS करते हैं 4-5 ईयर में, उसके बाद हमें एडिशनल सुपरा स्पेशलिटी करने में 2 साल लगते हैं। UK के ट्रेनिंग रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ST5 आप हो जाते हो, मैं आगे बताऊंगी थोड़ा सा आपको। एग्जाम आप कर चुके होते हो, ठीक है, तो फिर आप ST6-7 तक बनते हो, तो आप ना उसमें आपकी सुपर स्पेशलिटी भी कवर हो जाती है, और वो करके जब आप निकलते हो तो यू आर कंसल्टेंट। और ये बहुत बड़ी बात है, इफ यू आर कंसल्टेंट इन UK सिस्टम। ठीक है, सैलरीज भी बहुत अच्छी है। और अगर आप UK के कंसल्टेंट हो, आप गल्फ में चले गए, मिडिल ईस्ट में चले गए, आप सोच भी नहीं सकते अबाउट योर सैलरी। ठीक है, तो 6 अटेम्प्ट में करना है अगर इतना आप देखना है। और फिर इससे पहले अच्छी रिसर्च भी करनी है, audit भी करने हैं। बाद में बताऊंगी इसके बारे में डिटेल। ठीक है, इनके अपने इंटरव्यूज होते हैं, मैं लॉन्च करूंगी ऐसे सेशंस ग्रेजुअली। थोड़ा कमिटमेंट्स है मेरी, उनसे फ्री हो जाऊं। बट एनीवे, कैंसिलेशन पॉलिसी बता रही हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला है फर्स्ट रीड अगर 4 मंथ में कंप्लीट नहीं होती तो एग्जाम कैंसिल कर सकते हो, ये वाइज प्लान होगा। ठीक है, वरना वो दिमागे का ख्वाब है। जो जो पढ़ाई अच्छी नहीं की तो फिर जुलाई में बैठ के पेपर में क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। खाम का डिसअपॉइंटमेंट होगी, पैसे बर्बाद। तो यस, इनकी पॉलिसी है जिसका मैं शुभ लफ्जों में बताती हूँ कैसे है, ये पढ़ लो तुम। लेकिन मैंने इसको थोड़ा इजी किया है। इजी ये है कि डोंट बुक एग्जाम इमोशनली, कंप्लीट फर्स्ट रीडिंग, अटेम्प्ट रियलिस्टिक मॉक बिफोर बुकिंग, इफ मॉक स्कोर इज बिलो readiness threshold which is 65, cancel before booking closure, after booking closure cancellation is high risk and usually non refundable। आफ्टर बुकिंग भी वो, मतलब जैसे 2 जून के बाद भी वो रिफंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि बहुत अक्यूट इलनेस है, सीरियस इंजरी है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है, डेथ हो गई किसी की फैमिली की। आपकी नहीं, सडन वर्सनिंग ऑफ, आपकी भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। बीइंग अ विक्टिम ऑफ सीरियस क्राइम या मेजर अनफॉर्चुनेट ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन। मेरी नंद का पेपर था, जब इमरान खान के यहाँ बड़े सारे धरने चल रहे थे, तो हाँ वो बेचारी, उसने जाना था, इस्लामाबाद से दे रही थी, तो फिर धरनों की वजह से तो पहुंच ही नहीं पाई, फिर उसने रिफंड करा लिया था। हो भी गया था आराम से, उन्होंने वो चुप करके दे दिया था। खैर, ओके। लेकिन दो दो चीजें हैं यहाँ कि अप्रूवल अगर आपने रिफंड की, आपको 3 दिन पहले हो गई है ना एग्जाम से, तो फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर विदिन 72 आवर हुए है तो फिर वो पैसे नहीं देते, फिर आपको वो नेक्स्ट एग्जाम में आपको ऑप्शन देते हैं, वोचर देते हैं कि बैठ जाओ। कल परसों मेरी एक कैंडिडेट थी KSA में ना। अच्छा, उसने पहले KSA में पेपर दिया, उसका सेंटर जो है, अब वो, उसमें कोई IT फेलियर आया, पेपर नहीं हो पाया। अब दोबारा उन्होंने उसको वोचर दिया कि आप दोबारा पेपर दो। अब उसके दौरान उसके ट्विंस हो गए, बड़ी मुश्किल से उसने पढ़ाई की, वोचर की वजह से वो बाउंड थी नेक्स्ट सीटिंग में बैठना ही बैठना। बड़े मर खप के उसने जद्दा की बेचारी ने फ्लाइट ली, वहां पहुंची, फिर IT फेलियर, फिर पूरे दिन उसको बैठा के रखा। और यहाँ वाले बच्चे पेपर दे के भी आ गए, डिस्कशन भी होगी, उसका पेपर ना स्टार्ट हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है, उसने पूरा डिस्कशन सुन ली। एनीवे, अब तो गया पेपर, देखो क्या करती है। लेकिन फिर मैंने कहा इसको इसको रिपोर्ट करो। आपको अगर ऑपरेशन वो सेंटर वाले में प्रॉब्लम होती है तो आपको विदिन 3 डेज उसको सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना होता है, आपको एडिशनल कंसेशन भी मिल जाती है। लाइक जब मेरा पार्ट 1 का पेपर था ना, तो मेरा पेपर 3 मंथ्स 3 आवर्स लेट स्टार्ट हुआ। तो मैंने उनको रिपोर्ट किया कि मुझे बड़ा मेंटल ट्रामा पहुंचा है। पेरिसन वो सेंटर वालों को मैंने रिफंड के कहा, रिफंड मेरा अप्रूव हो गया था, मतलब पेपर भी पास हो गया था। चलो, वेयर यू विल गिव दिस एग्जाम, ये तो तुम्हें पता ही है, इधर देना है। याद है, जानी पहचानी लग रही होगी जगह। ओके। सिलेबस के बारे में मैं बहुत बताती हूँ। और जो मैं बताई थी ना ST4 ST5 वाला, वो ऐसा होता है कि UK में पहले तो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, जैसे यहाँ हाउस जॉब होती है। फिर ST1 ST2 पे वो पार्ट 1 करते हैं, ट्रेनिंग मेंटर हो जाते हैं। ST3 ST5 के दौरान वो पार्ट 2 दे देते हैं, ST6-7 के दौरान वो पार्ट 3 दे देते हैं। लेकिन ये UK ट्रेनिंग सिस्टम है। अगर आप यहाँ से, अब देखो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस पता है, इंटरनेशनली क्वालिफाइड या इंटरनेशनली एक्सपीरियंस्ड। MRCOG की ट्रेनिंग आपके पाकिस्तान से है, इंडिया से है, और एग्जाम आपने डिग्री ले ली, तो आपके पास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। एंड हेयर कम्स द डिफरेंस। जब आप MRCOG के बाद भी अप्लाई करते हो तो वो आपसे एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ का है, पोस्ट MRCOG एक्सपीरियंस कहाँ का है।
दुबई का है, गल्फ का है, केएसए का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का, इट रियली मैटर्स फॉर सम सर्टन जॉब डेजिग्नेशंस। ठीक है, वो अलग फिर कहानी है, जो कि अभी तो आप तुम लोगों के डोमेन में नहीं आ रही, बट इट आल्सो मैटर्स। उनके ट्रेनिंग में तो आप हो, आपने वहीं से ट्रेनिंग की है, तो फिर वो आप ST7 तक चले जाते हो अगर आप स्मूथली अपने पेपर पास कर रहे हो, वरना फिर वो नहीं आती। उनके ARCPs होते हैं, हर ईयर के बाद वो आपने पूरे करने होते हैं, उनके डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। जब आप क्लिनिकल गवर्नेंस करोगे मेरे साथ तो मैं ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी, अभी बस थोड़ा सा इतना ही काफ़ी है। अच्छा, MRCT का सिलेबस जो कि आप नहीं देखते वेबसाइट से, आपको देखना चाहिए, आज ही आप सब लॉग इन कर लेना। सिलेबस जाओगे कॉलेज की वेबसाइट पे, उन्होंने बोला हुआ फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द कंटेंट ऑफ ईच कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस, जिसको CIP बोलते हैं, प्लीज विजिट द करंट कोर करिकुलम पेज एंड रीड द नॉलेज रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड फॉर ईच CIP। ठीक है, इनका जो मेन एग्जाम का पैटर्न है ना, वो ये नहीं है कि आप कितना आपको नॉलेज है, उस नॉलेज के बाद आप में कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस कितनी है, यहाँ आपको वो स्कोर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज तो है, आपने PPH की गाइडलाइन पढ़ ली, ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, एस्थमेटिक पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कार्डिक को कैसे ट्रीट करना है, हाइपरटेंसिव को कैसे ट्रीट करना है, जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है उसको कैसे ट्रीट करना है, लो रिस्क को कैसे ट्रीट करना है, बिलीव मी ट्रीटमेंट इज डिफरेंट इन एवरी केस। अगर ये PPH एक्रीटा की वजह से है तो डिफरेंट है। हेयर कम्स योर नॉलेज एप्लीकेशन, और 80% क्वेश्चन इस इनके सिलेबस में जो आएंगे वो इधर से आएंगे, कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस की। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप पार्ट 1 के फौरन बाद पार्ट 2 मत दें, जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है। मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस और प्रोबेबिलिटी अगर अच्छी अच्छी जगह से है तो इट 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 रियली इन्फ्लुएंस, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके स्कोर पे। अब एमए के बारे में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, nobody is going to teach you this, but I told you this is going to be a very unusual session today, so I'm exploring it more, but is सबसे बता दें कि यू हैव टू मेक सेफ डिसीजंस। दे विल जज यू कि आपने आप में कैपेबिलिटी है प्रायोरिटाइज करने की सर्टन सिचुएशंस को अकॉर्डिंग टू द UK गाइडलाइन। आपको पता है कि आप ST5 किस लेवल पे काम करता है, आप वो काम तो नहीं कर रहे जो ST6-7 के डोमेन में आता है, कंसल्टेंट के डोमेन में आता है। यू रियली नो कि एस्केलेट करना है यहाँ से नहीं करना, ठीक है, किसको बुलाना है, कब मसाज करना है, जैसे PPH के एग्जांपल बोल रही हूँ। अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी, सेफेस्ट ऑप्शन इनमें से आपने चूज करनी है गॉड एज टू द UK गाइडेंस। ठीक है, आपको ये बताना चाहिए अभी क्या करना है, ये जो इतने सारे बज़वर्ड उन्होंने आपको अभी दिए हैं नाउ के, उसमें क्या करना है। हमारा ना एक क्वेश्चन था अभी रिकॉल में, और उसमें ना एक पेशेंट थी जिसको चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स एक्सपोजर हुआ, उसने जो है अमीनोग्लोबुलिन ली। अमीनोग्लोबुलिन लेने के बाद उसने ऑप्ट की अमीनोग्लोबुलिन, क्योंकि एसाइक्लोवीर फर्स्ट लाइन है, बट उसने वो ऑप्ट नहीं की। उसने प्रिवेंशन के लिए, अब ये भी 2020-24 की अपडेट है, उससे पहले तो अमीनोग्लोबुलिन ही प्रिवेंशन में होती थी, बट अब एसाइक्लोवीर भी है। तो उसने ऑप्ट की उसमें से अमीनोग्लोबुलिन, और अब अमीनोग्लोबुलिन के को गुजरे भी 4 महीने हफ्ते हो गए हैं, फिर दोबारा से इसको एक्सपोजर हो गया। अब उसमें ऑप्शन थी कि आप उसको अमीनोग्लोबुलिन रिपीट करोगे या यू विल स्टार्ट एसाइक्लोवीर। तो माय कैंडिडेट्स वर सीइंग कि फर्स्ट लाइन तो एसाइक्लोवीर है, हम ये देंगे। तो आई टोल्ड यू कि यहाँ ये पूछ रहे हैं अब क्या करना है, दे आर नॉट टेस्टिंग द गाइडलाइन, दे आर टेस्टिंग योर CIP, योर कैपेबिलिटी इन प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन, के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस में आप कैसे बिहेव करोगे एज अ कंसल्टेंट, या एज ए ST5, एज कंसल्टेंट तो नहीं, ST5। तो जब उन्होंने एक दफा दे दिया और स्पेसिफिकली द वर्ड रिपीट इज देयर, तो दे टेस्ट वांट टू टेस्ट के 4 वीक्स के बाद दोबारा से एक्सपोजर हुआ है, तो वो जो दे चुकी हैं वो काफी नहीं है, दोबारा देनी पड़ेगी, और 2 दे सकते हैं। और जब उसने पहले नहीं ऑप्ट की साइक्लोविर, दोबारा क्यों दे रहे हो? हालांकि अकॉर्डिंग टू नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस साइक्लोविर वाज फर्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो आर CIP, व्हाट यू विल से, अमीनोग्लोबुलिन वाज फर्स्ट। अनुसा, हम्म, अदरवाइज यू कांट मेक एनी की। थोड़ा सा समझ आई है इस क्वेश्चन की, थोड़ी सी, यस और नो? ओके, चलें आगे चलते हैं। तो बेसिकली CIP
इज द पेशेंट, आपने खुद उस सिनेरियो से देखना है, ईएमक्यू है चाहे एसबी है, कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखो एक और मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, आजकल दोनों लोगों का पेपर बना रही थी, उसमें ना उन्होंने कहा, मैम बच्चे बताए मैम ये पेपर तो आराम से हल हो गया, ये वाला था एक पेशेंट में उसकी ना डीवीटी हुआ था मैडम उसको, और हाँ, उसको तो आराम से डुप्लेक्स करानी थी। तो मैंने कहा सिनेरियो तो याद करो। नहीं वो डीबीटी था, कंफर्म डीबीटी था, 4 मैसेजेस नीचे। 5वें मैसेजेस पे किसी ने मुझे बोला कि मैडम उसका RR 24 था, रेस्पिरेटरी रेट 12, और इस सिनेरियो में 24। क्या लगता है ये डीबीटी है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है? डायग्नोसिस पूछा था आई थिंक सो, डुप्लेक्स नहीं पूछा था, डुप्लेक्स ही बनेगा दोनों सिचुएशन में तो डायग्नोसिस तो चेंज हो गया, एक डीबीटी वाली पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 24 है, ये डीबीटी है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है? बताओ जरा। ऑब्वियसली पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसमें टेकिप्निया होता है, और थुपनिया, सॉरी टेकिप्निया होता है, एसओबी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसको हुई खड़ी है 24, वो इसलिए तो दे रहे हैं। तो यू विल मैनेज हर एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में तो आपने जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव हो तो कंटिन्यू रखनी है, डीबीटी में तो अगर इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव हो तो बंद करनी पड़ती है। ठीक है। तो आपने सिनेरियो से देखना होता है पेशेंट स्टेबल है या नहीं। सीआईपी बेस्ड 80% क्वेश्चन एमआरसीडी के होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप वाइज। आपने खुद आइडेंटिफाई करना है इमीडिएट रिस्क किया है, इस पेशेंट में सेफ ऑप्शन की है, जो हवास विटनेस वाली में ब्लड नहीं लगा सकते, एस्थमेटिक में कार्बोप्लास्ट नहीं दे सकते। ठीक है। पेनिसिलिन एलर्जी है तो पेनिसिलिन नहीं दे सकते, क्लेंडा भी नहीं दे सकते, मैंगो पे जा रहे हैं अगर माइनर, अगर सवेयर है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस 80% आएंगे। दे विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप वाइज, जो आपने रट्टा मारा गाइडलाइन का और आपने कर लिया। ठीक है। तो खैर हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, मैंने तो इसमें बहुत सारी स्लाइड्स बनाई थी, हर मॉड्यूल के मैंने सीआईपी क्वेश्चंस बनाए थे आज के लिए, फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, फिर वो मॉड्यूल वाइज ही करते रहेंगे। ठीक है। बस आपने ये देखना है कि बच्चा स्टेबल है। इसी तरह पीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट ईएमक्यूज आते हैं एग्जाम में, इसके कोई 10-15 सारे पोस्टमार्टम से उठा के। तो उसमें सारा रोला यही होता है कि आपने स्टेबल है अनस्टेबल है खुद देखना है, वाइटल से इमीडिएट काज क्या है इसकी, उसके मुताबिक एड्रेस करना है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है या यूट्रस आपको मिल ही नहीं रही पीए पे, तो वो इन्वर्जन है ना। और अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो वो कहाँ से हिट होनी है, क्या फायदा उसमें सेंटो चलाने का। ठीक है। तो वो इस तरह से आपने देखना है कि मट मस्ट बी डन बिफोर इन्वेस्टिगेशन, एस्केलेट कब करना है। पेशेंट एनेस्थीसिया वाला परेशान बैठा है, पीपीएच वाली पेशेंट आप स्टेप वाइज मैनेज कर रहे हो, पल्स उसकी जा रही है 120 में, प्रीवे का वो केस है, आप नहीं स्टेप वाइज चल सकते, यू हैव टू एस्केलेट। लगाओ उसके स्टेटमिक लैंप्स, ऐसा ही होगा ना। ओके। नॉलेज में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, 10-15% क्वेश्चंस नॉलेज से आते हैं, जैसे पूछेंगे कि ट्रांसमिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या आया हुआ था, पूछ लेते हैं ये भी। सर्जिकल ऑप्शंस पूछ लेंगे। ठीक है। या पूछ लेंगे स्टेजिंग पूछ लेंगे, अब सबको पता है स्टेज 2B क्या है, 3C क्या है, 3C2 क्या है, 1A क्या है। ठीक है। या पूछ लेंगे एपिडेमियोलॉजी के फार्मूले, बायोस्टैट के फार्मूले, स्कोर क्या निकाल लिया। कॉन्ट्रसेप्शन सबको पता है, यूके मैक 4 डीबीटी है, कार्डियक इस्केमिक हार्ट डिजीज है, ओसीपी की यूके मैक 4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीआईपी नहीं है, दिस इज योर नॉलेज। सिजनिंग टेस्ट के कितनी परसेंटेज है, किसकी सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, डेफिनेशन है, ऑडिट क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, कुछ 10-15 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, लेकिन जो रियल गेम चेंजर है ना वो ये सीआईपी ड्राइवन क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, नॉलेज इज एसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट, सीआईपी इज एक्चुअली द हिडन एजेंडा इन एग्जामिनर रियल टारगेट। अगर क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो ना, तो फिर आपने सीआईपी अप्रोच से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चिकन पॉक्स की ऑप्शन आपको मिसाल दी। तो ये टोटल मॉड्यूल्स है। ठीक है। और इन मॉड्यूल्स में को करने के लिए सोर्सेज जीटीजी, नाइस, बैश, एफएसएलएच, फिगो, टॉक, सिबसेंट, और भी बहुत सारी कंसेंट एडवाइसेस वगैरह हैं। बट ट्रस्ट मी, 65 चाहिए होते हैं पास होने के लिए, अगर ढंग से जीटीजी नाइस फोकस किया है तो 70% पेपर यहीं से आता है। फिगो, टॉक एंड सिप से 10% आ जाता है, एफएसएलएच, बैश एंड कंसेंट एडवाइसेस से 10% तक आ जाता है। ठीक है। जस्ट एक मिनट। यहाँ तक समझ आ रही है? हम्म। I know I'm taking too much time. I'm really sorry for this. Okay.
अच्छा, तो फिर सीआईपी बेस्ड मॉड्यूल्स कौन से हैं? मैटरनल मेडिसिन सारा सीआईपी बेस्ड है, लेबर सीआईपी बेस्ड है, पीपीएच, सेप्सिस, हाइपरटेंशन की इमरजेंसीज, ऑन्कोलॉजी की मैनेजमेंट। अगर एक पेशेंट मेडिकली फिट ही नहीं है तो सर्जरी कर नहीं सकते प्राइमरी डिबल्किंग। फिर क्या करोगे? कीमो ही दोगे बैठ के। स्टेज 4 भी में और तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने देखना है उसका परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है। हालांकि स्टेज 4 में भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस ही अच्छा नहीं है तो हम फिर उसको क्या देंगे? क्या, कौन सी थेरेपी होती है इसको? कम्प्लीमेंट थेरेपी? क्या थेरेपी बोलते हैं इसमें? भूल ही गई मैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं पीपीए इसमें, ऑन्कोलॉजी में? हाँ, पैलिएटिव थेरेपी। फिर वो देना है। ठीक है, तो ये सीआरपी बेस्ड आपने डिसीजन लेना है कि नाउ इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में, इतने रिस्पेक्टर्स में जो आपकी औकात है, 65 इस लेवल पे कर क्या सकते हो। ये तो नहीं कर सकते कि हिस्टेक्टमी कर लो, ये आपकी औकात नहीं है। टेस्टिफाई नहीं कर सकता हिस्टेक्टमीज इमरजेंसीज, ही हैज टू कॉल सीनियर। अगर ऑप्शन हिस्टेक्टमी की भी है और सीनियर को कॉल करने के, तो कॉल्स कंसल्टेंट। बट एनी वे यू विल लर्न इट। तो सीआरपी बेस्ड मॉड्यूल्स हैं ऑन्कोलॉजी, अर्ली डिसीजन, प्रेगनेंसी सिनेरियोज, एथिक्स, कंसेंट। कंसेंट में इतने रोले हो जाते हैं, अम्मा इजाजत नहीं दे रही, अब्बा इजाजत नहीं दे रहा, और परमिशन नहीं मिल रही, और आपकी उम्र भी नहीं है, आपकी उम्र भी है, बहुत सारी इश्यूज हैं। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझोगे। ठीक है। अगर आपने सीआईपी इन मॉड्यूल्स में फेल कर दी, आप फेल हो रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू आर गुड इन योर थ्योरी। तो बेसिकली एग्जाम में थ्योरी है। आई मस्ट से थ्योरी है। थ्योरी अच्छी है तो आगे सीआईपी होगी ना। जब आपका नॉलेज ही नहीं है तो सेफ डॉक्टर ही नहीं हो उसमें से, फिर बाकी क्या स्क्रीन करोगे? तो कहानी तो स्टार्ट आपकी अच्छी थ्योरी से ही होगी, लेकिन एंड यहाँ पे नहीं होगी। एंड होगी हाउ यू विल अप्लाई इट। इसका सोर्स क्या है? आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने आपको बोला जैसे हम बनाएंगे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बुक्स हैं प्रैक्टिस MRCG 2 की, उनमें बहुत रोले हैं, बहुत रोले हैं। क्योंकि वो अपडेट अभी तक नहीं हुई। जो अपडेटेड है सिर्फ वो कवर करेंगे, और उनकी कंपनसेशन फिर हमें खुद बनाने पड़ेंगे। क्यू बैंक्स, हमें रिकॉल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, हमें स्ट्रैटेजी बाय करना पड़ेगा। ये इनका अपना ऑनलाइन पूल होता है, इनके कुछ रिवीजन सोर्सेज भी होते हैं जो आप बाय करेंगे तो 250-300 USD डॉलर्स पड़ते हैं। एंड बी वाइज, बी माइंडफुल, यू नो वी तो एनी कोर्स एक्चुअली, मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल रही। मिल जाएंगे एंड पे। ओके, तो उसमें जो है, हाँ, परसेंटेजेस MRC 2 की 60% आती है, गायनी में 35%, और बाकी 15% स्टैट्स एंड सर्जरी से आता है। तो पेपर 1 में बेसिकली 40% कवरेज। अगर 100% स्कोर है तो 40% स्कोर SBS का है, और 60% स्कोर होता है एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन का। लाइक एक ऑप्शन होती है, एक स्टेटमेंट होती है, पूछते हैं आपसे, और 15 चॉइसेस होती हैं, या 18 या 20 चॉइसेस होती हैं, उसमें से आपने की बनानी होती है। आई विल टेक अ डेडिकेटेड सेशन ऑन इट कि हाउ टू अटेम्प्ट EMQs स्मार्टली। इस पे अलग से बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा बातें करने वाली हैं इस पे। बट एनीवे, पेपर 1 में अर्ली प्रेगनेंसी, एंटीनेटल, मैटरनल मेडिसिन, लेबर, पोस्टपार्टम और फीटल इन्फेक्शन कवर होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी से 12 क्वेश्चंस मैक्सिमम, एंटीनेटल से 15। एंटीनेटल का ही पार्ट है फीटल इन्फेक्शन बेसिकली। तो ये कह सकते हैं हम 25-30 क्वेश्चंस एंटीनेटल से ही आ जाते हैं। मैटरनल मेडिसिन से भी 20-25 तक चले जाते हैं। लेबर से PPH मिला लो तो ये मिलाने के बाद ये 35-40%, 40 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। लेकिन आप एक चीज आपने फील की है, ये जो पेपर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें मैटरनल मेडिसिन है और इसमें लेबर है। ये जो मैटरनल मेडिसिन और लेबर है, ये मॉड्यूल पास डिफाइनिंग है। ये भी पास फेल डिफाइनिंग मॉड्यूल है। लाइक सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैटरनल मेडिसिन और लेबर में तो आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर CIP ड्राइवन पूल। इनका जो पूल है MRCG 2 का, जो बैंक है जहाँ से ये क्वेश्चंस निकालते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं मॉड्यूल से आते हैं, जिसमें आपको इंडिविजुअलाइज कीज बनानी पड़ती हैं। दे आर नॉट एज स्टेप वाइज। हर हर रिस्पेक्टर के साथ की चेंज हो रही होती है, और आपके स्टेटस के साथ भी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर, कि पेपर 1 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लेबर है, इसमें मैटरनल मेडिसिन है। और ये दोनों मॉड्यूल्स मदर ऑफ CIP सोर्स्ड क्वेश्चंस हैं। और CIP सोर्स्ड क्वेश्चंस ही एक्चुअली जो इस एग्जाम का क्राइटेरिया है। अगर इनमें आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, आपकी परसेंटाइल अच्छी जाती है। मैं बहुत इजी करके बता रही हूँ। अनाया, समझ आ रहा है? हम्म। हेलो। यू गॉट इट? कि पेपर 1 में क्यों क्यों ज्यादा हमारे लिए हेडेक है ये पेपर 1, क्योंकि इसमें इंटरनल मेडिसिन और लेबर है।
ओके। अच्छा, पेपर टू में क्या है? पेपर टू में भी इसी तरह ही 40% टोटल स्कोर आपका एसबीएस से आएगा और 60% ईएमक्यूज का आएगा। इसका मतलब देखो, पेपर में ना, पेपर वन या पेपर टू में 50 एसबीएस हैं, 50 ईएमक्यूज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 एसबीएस अच्छे कर लिए तो 50% आपको नंबर मिल जाएगा। 50 एसबीएस ठीक करने का 40% स्कोर मिलेगा, और 50 ईएमक्यूज सही करने का 60% स्कोर मिलेगा। दिस इज लाइक दैट। गॉट इट? अच्छा, पेपर टू में जनरल काइनी है, सब फर्टिलिटी है, कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा, ये आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया। पेपर टू, पेपर वन, ये पेपर वन है, और पेपर टू जो होता है वो आपका, उसमें लेबर आती है एंड पे ना, वाइस वर्सा। मतलब जिस भी पेपर में अगर लेबर आ रही है ना, वो पेपर, और मैटरनल मेडिसिन आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है आपका। लेकिन इसके बावजूद पास आप होंगे टोटल परफॉर्मेंस से। एमआरसीजी टू के पेपर वन में यू विल फेस 50 एसबीएस होंगे, 50 ईएमक्यूज होंगे। ठीक है, और ये क्लिनिक, इसमें ओब्स है ज्यादातर। मैं आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने। ओब्स आपकी आती है पेपर टू में सारे, मुझे याद है मेरे लेबर के क्वेश्चंस पेपर टू में आ रहे थे आखिरी आवर में। अच्छा, और फिर 1 आवर की ब्रेक है, फिर पेपर टू है। फिर इसमें इसके भी टोटल 50% टोटल मार्क्स हैं। ड्यूरेशन 3 आवर है, 50 एसपीएस है, 50 ईएमक्यूज हैं। बट बोथ पेपर्स आर मार्क टुगेदर। फाइनल रिजल्ट इज बेस्ड ऑन कंबाइंड स्कोर। देर इज नो इंडिविजुअल पास और फेल फॉर पेपर वन या पेपर टू। गॉट इट? अगर आपके पेपर में वन में 80% है और पेपर टू में अगर आपके 60 हैं, तो दोनों कंबाइन होकर आपकी परसेंटाइल 65+ आती है, तो आप पास होते हैं। परसेंटाइल लास्ट टाइम 65 थी, 67 इसी तरह ही रहती है। हार्डली है कि ये जो है 70 तक जाए। मिनिमम इट कैन बी एज 63। जिस जब से मैं एग्जाम फॉलो कर रही हूँ, 63 मिनिमम मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है, या 67 मैक्सिमम, या 68। ठीक है, परसेंटाइल का आपको पता ही है, हमारे जीवन आप कर चुके हो क्या होती है। इससे मुराद ये है कि जरूरी नहीं है कि 200 में क्वेश्चंस में से आपने हर पेपर में से 75 ही ठीक करने हैं। स्कोरिंग होगी कि इस पेपर में जिसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं वो बेंच मार्क है। फिर उसके मुताबिक आप आपकी परसेंटाइल सेट होती है। लाइक अगर जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर ही किसी ने 67 किया है, तो फिर तो आपका तो फायदा हो गया ना। तो इसका मतलब है कोई एग्जाम इजी है तो स्कोर ज्यादा हो जाता है पास करने के लिए, अगर मुश्किल है तो ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, आप फिर भी पास हो जाते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये इसकी समरी है। पेपर वन, पेपर टू, 7 आवर का एग्जाम है, 3 आवर का पेपर वन, फिर 1 आवर की ब्रेक, फिर 3 आवर का पेपर टू। टोटल आपके 7 आवर है, 7 आवर है इंक्लूडिंग द ब्रेक। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं 7 आवर एग्जाम, क्योंकि इसमें 1 घंटे की ब्रेक भी है, वरना तो ये 6 आवर का होना चाहिए। ब्रेक ले लो तो अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए, क्योंकि पार्ट टू के लिए तो लेनी भी चाहिए, पार्ट वन में तो शायद ना भी लो। अच्छा, इसमें रूल बस ये है कि एसबीए करने के लिए आप 1 मिनट में सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करें अभी से ही, और ईएमक्यूज अभी से ही 2 मिनट में प्रैक्टिस करें। मतलब 3 घंटे है ना पेपर वन में, तो पहले 1 घंटे में एसबीएस कर लें, और फिर 2 घंटे, 2 आवर शुड बी फॉर ईएमक्यूज। क्योंकि देखो ना, सिंगल बेस्ट आंसर्स में 5 चॉइसेस हैं, और एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस में 15 चॉइसेस हैं। तो 15 चॉइसेस पढ़ने के लिए टाइम भी तो ज्यादा चाहिए ना। तो 1 मिनट में एसबीए और 2 मिनट में ईएमक्यू, ये अभी से तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। तभी आई विल टेल यू। अभी मैं खत्म कर लूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारे से जीवन में भी और टू में भी। अच्छा, ये बुक्स कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन अब इनकी कीज आपने खुद देखनी है, क्योंकि 80% कीज इनकी रोले वाली हैं। बिकॉज ऑफ दिस के इनमें जो जिन गाइडलाइन से कीज बनाई हैं वो पुरानी थी। ये कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं, कॉलेज ने तो नहीं बनाई, ये तो किसी न किसी कॉलेज के प्रोफेसर ने लिख दी है ना। एवरीवन इज समवन एक्चुअली कंसल्टेंट। तो उन्होंने इनके एडिशन अपडेट नहीं किए। जब तक वो इसको अपडेट नहीं करेंगे, इनकी कीज अब रिलायबल नहीं है। बट हम इनमें से पिक करेंगे खुद से, ऑर्गेनाइज करेंगे पूल। इफ यू आर फॉलोइंग द मैडम पूल, डोंट डू दीज बुक्स। ठीक है, एंड प्रीमियम थ्योरी कोर्स में ये सारा पूल एक्सटेंसिवली हम ड्रिल करेंगे, इंक्लूडिंग आवर एआई बेस्ड टूल जो हमने बनाने हैं। जो न्यू गाइडलाइंस हैं उनका पूल तो हमें बनाना ही पड़ेगा, वो तो है नहीं अब। इसके अलावा जो बेस्ट सोर्स है वो है आरसीओजी ई लर्निंग, मतलब स्ट्रैटोजी, और कॉलेज का अपना एक कोर्स होता है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। अच्छा, फिर जो मैडम का कोर्स है ना, उसमें जैसे मैं बात करूं, कैसे बात करूं, जैसे एक एक आपका सब्जेक्ट है,
क्लिनिकल गवर्नेंस एंड टीचिंग, लेट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और इसके लिए आपने कोई 15-20 टॉग आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कॉलेज ने इंडोर्स किया वो पढ़ने हैं। ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं को ही हमने इनकी समरीज बना दी हैं MRCG 2 का एग्जाम उसको फोकस करके। तो आपको अगर आप चाहें तो वो मत पढ़ें, यू कैन रिलाई ऑन आर्ट स्टडी मटेरियल। और रीजन क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। हम्म। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। जैसे आपको नजर आ रही है क्लिनिकल गवर्नेंस एंड टीचिंग एपिडेमियोलॉजी, नजर आ रहा है? कैन यू सी इट? मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल बता रही हूँ कि हमारे मॉड्यूल वाइज प्रीमियम थ्योरी कोर्स में कंप्रिहेंसिव ई बुक्स हैं जो कि एक अच्छी अल्टरनेटिव हो सकती हैं इफ यू आर एक्चुअली डोंट वांट टू रीड द ओरिजिनल PDF। लेक्चर के साथ अगर आप इनको कंबाइन कर लेंगे तो इट विल बी एनफ। हाउएवर मैं तो आपको एम्फेसाइज करूंगी ओरिजिनल PDFs पढ़ने चाहिए, बट समटाइम इट बिकम क्वाइट बोरिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन दैट सेंस। तो ये बहुत अफेक्टिव रहेंगे आपके लिए। आपको नजर आ रही है अनाया, सफिया? यस और नो? PPT क्लिनिकल गवर्नेंस एंड टीचिंग नजर आ रहा है आपको? यस। ओके। तो इसमें फिर, हाँ, इसमें बहुत सारे जैसे टॉपिक्स हैं, क्रिस मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ऑडिट, एथिक्स, टीचिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, FGM। ठीक है, ये टॉपिक लिस्ट है। एपिडेमियोलॉजी की लिस्ट में ये सारे टॉपिक्स आ गए। ओके। तो फिर हमने हर, जैसे एक एक आपका स्पॉटलाइट है। ठीक है। ये टॉक आर्टिकल से एक स्पॉटलाइट है, इसमें इन्होंने बताया कि पेशेंट सेफ्टी पे कुछ बताया है इन्होंने। 2022 में ये करना होता है इसके साथ। तो इसमें जो करने वाली बात है ना वो ये है, ये जो आपको सामने नजर आ रही है, इसका बैकग्राउंड, इसमें आपने क्या हाईलाइट करना है, इंफॉर्मेशन क्या दी है, इसमें आपको देखना है कितना इजी है। बुलेट्स बनाए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है, जबकि ओरिजिनल गाइडलाइन से पढ़ना क्वाइट बोरिंग हो जाता है। ब्लैक एंड वाइट में इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, वो अगर हाईलाइट हो जाए तो इट विल सेव योर टाइम। ये रूल्स होते हैं कुछ, लाइक कंसेंट में मैंने बोला था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये सारा स्टडी मटेरियल हर मॉड्यूल का रेडी है। फिर उसके बाद में रिकैप है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें। तो सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। हाँ, मैं इसको बताती जाऊंगी, आपको ये नजर आता रहेगा। तो इसके बाद क्विज आ गया, फिर उसके बाद फिर ये सीरियस इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है, इसके सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। फिर कुछ इस तरह की भी टेबल्स होंगी जिसमें आपको लगेगा कि ये आर्डर्ट और RCA में क्या फर्क है, तो हमने बनाई हुई है ऐसे। आप इजीली उस इंफॉर्मेशन को ना एब्जॉर्ब कर सकते हो। WHO की चेकलिस्ट कैसे होती हैं, या फिर अम, ये जो दो रूल्स हैं बोलीथो बोलैम, इनको कंपेयर कैसे करना है। ऑब्वियसली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है ना, फिर उसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के साथ। कंसेंट पे बातें हैं। फिर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है आपने। ठीक है। लर्निंग इश्यूज के साथ कैसे लेके चलना है। तो ये इस तरह से हमारे सारे स्टडी मटेरियल्स होंगे। वैलिड कंसेंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 13 ईयर से पहले कंसेंट हो ही नहीं सकती। 13 से 15 में गिली कंपिटेंसी है तो हो सकती है। 16-17 में वो उसकी कैपेसिटी है, कोई मतलब काम हो, लेकिन अगर वो जो है वो कंसेंट दे सकती है, लेकिन अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसमें वो कहे मुझे ब्लड नहीं लगवाना, तो फिर उसकी बात नहीं सुननी। इस तरह के आपको जो है वन लाइनर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये स्टडी मटेरियल अच्छे हैं। सारे टीचिंग मेथड्स इतने बोरिंग हैं
लेकिन एक जैसे लगते हैं। फिर हर मेथड को हमने कंपेयर किया हुआ है कि क्यों एक जैसे लगते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्नोबॉलिंग में फर्क है, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, डोनट राउंड्स क्या हैं, ये सारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको मेरी बात समझ जा रही होगी, किसने किसको रिपोर्ट करना है, आपकी हायरार्की क्या है। तो अगर क्लिनिकल गवर्नेंस के लिए और टीचिंग के लिए ये स्टडीज मटेरियल आपको मिल जाए, तो दिस इज अ बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सो मैनी अदर रैंडम डॉक्यूमेंट्स विच, जो कि क्वाइट बोरिंग है। ठीक है। तो चलो, तो अब अगर आप कुछ कहें तो मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई विल शो यू हाउ आवर स्टडी मटेरियल विल लुक। ये मेरी जैसे MRCOG 2 की मेरी ई बुक्स हैं सारी, ये जो आपके वेब पोर्टल पे भी होंगी। मुझे पोर्टल दिखाना चाहिए था, देखती हूँ चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन्कोलॉजी है। नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन सही रहेगा, छोटा मॉड्यूल है। अच्छा, अब ये ऑन्कोलॉजी में बहुत सारे कैंसर्स हैं, लेकिन हमने इनको ऐसे कंपाइल किया कि वो सारे कैंसर्स जिसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है सेम। आपको लगेगा इंग्वाइनल सब में तो स्टेज 4 नहीं है, ये सब में पेल्विक लिम्फ नोड्स कैसे कैसे डिफरेंट होंगे, इस तरह के माइंड मैप्स बनाए हुए हैं। ठीक है। आ, या अगर आप हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का स्टडी मटेरियल देखते हैं तो लाइक इट विल बी लाइक दैट, कि शुरू में ही आपको टॉपिक मिल जाएगा कि ये टॉपिक है, इस रेफरेंस एफएसएच की बेसिकली इसकी एग्जाम फोकस समरी है। हम्म। स्लाइड नॉट मूविंग। अब मूव करिए। मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखा रही हूँ कॉन्ट्रासेप्शन का। कैन यू सी इट? यस सर, नो? ओके। तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन आपकी मर्जी है, ओरिजिनल PDF से पढ़ें, बट एफएसएच की कोई 1000 पेज की सारी गाइडलाइन बनती हैं, आते इनमें से 5-6 क्वेश्चंस हैं जो कि आने ही यूके मैक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या मिस्ड पिल से हैं। तो यू कैन रिलाई माई एट होम स्टडी मटेरियल ऑन इट, तो आप बड़ा स्मार्ट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के जो है इसकी लुक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, इसमें सारी बात समझा दी है कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है CHC में। ठीक है, पिल पैच रिंग होती है, परफेक्ट यूज क्या है, टिपिकल यूज क्या है, और बेटी किसमें किसको होती है, यही देखना होता है। तो आप वो 20-30 पेजेस की बोरिंग एफएसएच से बच जाएंगे, जिसका एग्जाम में वो आनी भी नहीं है। आनी ही यही है। ठीक है। ये इसके जितने भी यूके मैक 4 हैं उसी पीस के टुगेदर करके पढ़ लें आप। तो इट विल बी लाइक दैट, सारी इंपॉर्टेंट टेबल सब एक जगह कंप्लीट। ओके, चलो हम अब बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो इस तरह से आपको मैडम के का स्टडी मटेरियल विल बी एनफ। होएवर मैं फिर भी एम्फेसाइज करूंगी ओरिजिनल PDF आप पढ़ लें। अगर आप समहाउ नहीं पढ़ सकते तो जो प्रीमियम थ्योरी कोर्स में स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, इट्स अ बेस्ट रिप्लेसमेंट। अच्छा, फिर हम चलते हैं। ये हम बात कर चुके थे कि आपने एग्जाम बुक कराना कैंसिल कराना कैसे। ओके। फिर स्टडी साइकिल मैंने आप लोगों को बता दिया। कोर्स का प्लानर है अब ये। हम 19 से प्लानर नजर आ रहा है मेरा सब। हमारा कैन यू सी द प्लानर? ओके। सो बेसिकली नहीं नजर आ रहा। किसी को नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ पार्ट 1 ओब्स 6 वीक्स में करना है, पार्ट 2 टाइनी। ओके। अच्छा देखो, आई टोल्ड यू कि ओब्स के मॉड्यूल्स हैं जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी, एंटीनेटल, मैटरनल मेडिसिन, लेबर एंड पोस्टपार्टम आता है। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस भी पेपर में आए, क्योंकि इसमें CIP बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।
इसके बाद गायनेकोलॉजी के सारे सेगमेंट सेक्शन के मॉड्यूल्स हैं, जिसमें जनरल गायनी है, सब फर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, एसटीडीज, ऑन्कोलॉजी, यूरोगायनी, सर्जिकल स्किल्स वगैरह आ जाती हैं, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। तो ये टोटल, और उसके बाद मिसलिनियस में ये टीचिंग, क्लिनिकल गवर्नेंस और बायोस्टैट आ जाती है। तो हम 6 वीक्स में ओप्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी तो 1 वीक में हो जाएगा। एंटीनेटल के लिए हमें 2 वीक्स चाहिए। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टॉक आर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गाइडलाइंस हैं, जैसे ट्विन है, एसजीए है, एंटीबॉडीज़ हैं, यू नेम इट, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब कुछ। फटल इन्फेक्शंस भी इसमें हैं, तो 2 वीक्स लगेंगे इसमें। मैटरनल मेडिसिन भी लंबा मॉड्यूल है, 2 वीक्स लगेंगे। लेबर हमारा 1 वीक में हो जाएगा, क्योंकि लेबर हमने स्प्लिट किया है, लाइक लेबर अलग किया है और पोस्टमार्टम अलग किया है। तो ये 2 वीक्स इसमें ये खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत रीजनेबल, डुएबल है करना इस टाइमलाइन के साथ। और डेली हार्डली 1 और 2 टॉपिक्स होंगे। गॉट इट। फिर गायनी मॉड्यूल है, इसमें लाइक 1 वीक में जनरल गायनी हो जाएगी, सब फर्टिलिटी अनदर वीक में। टोटल 2 वीक्स में ये दोनों मॉड्यूल्स कंफर्टेबली हो जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन 4-5 डेज की बात है, लेकिन हमने इसको फिर भी 1 वीक दिया है। सेक्सुअल हेल्थ में 5-6 इन्फेक्शन हैं, 2-3 स्लाइड्स में कंप्लीट हो जाता है, जितना इसमें एग्जाम का वेटेज है। क्योंकि ये आता ही वैसे ही है, नॉलेज बेस्ड। आपको बताना चाहिए फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक क्या, क्लेमाइडिया में एलर्जी है तो क्या करना, ब्रेस्ट फीडिंग है तो क्या करना, लैक्टेशन है तो क्या करना। सिर्फ आप अच्छी मेमोरी हो और दैट्स इट। इसमें कोई सीआईपी शीआईपी नहीं है। तो ये आराम से पास, ये आप कर लेते हो, प्रिडिक्टेबल है। यूरोगाइनी, सेक्सुअल हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन, जनरल गाइनी या गाइनी के मैक्सिमम मॉड्यूल्स प्रिडिक्टेबल हैं। अच्छे नॉलेज के साथ आप कर सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको ओब्स में करनी होती है, वो कॉलेज खुद भी क्लेम कर रहा है। अच्छा, फिर इस तरह से हम जो है 16 वीक्स में ये 15 मॉड्यूल्स आराम से कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो बाकी कोर्स सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है? देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर एमआरसीडीटू, मतलब एक वो कहते हैं ना, आप एक ईंट बिठाओ तो नीचे से कुछ 100 कोर्स निकलेंगे। लेकिन कोई कोर्स भी आपको उर्दू में नहीं पढ़ाने वाला। इतने कंफर्टेबल होके जब आप मुझे सुन रहे हो, कोई कोर्स नहीं पढ़ाएगा, बिकॉज कॉलेज की एग्जाम की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, मैक्सिमम ऑडियंस भी इंग्लिश है। तो दे प्रेफर ओनली 1 कोर्स। बट वी विल लॉन्च 2 कोर्सेज, फॉर उर्दू एंड हिंदी ऑडियंस डिफरेंट, एंड फॉर इंग्लिश ऑडियंस डिफरेंट। बिकॉज मुझे लगता है कि बैरियर एक बहुत बिगेस्ट, लैंग्वेज बैरियर बहुत बिगेस्ट एक इशू होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। दैट्स वाई। तो अब आप आपने खुद अब देख लें कि आपने क्यों एमआरसीडी ऑप्ट किया, और आपने क्यों कोई कोर्स लेना है। वो कोर्स सिंपल है, फ्रेंडली है, लैंग्वेज अच्छी है, स्ट्रक्चराइज्ड है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, मेंटर के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं, उसके एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, कैसे आपको उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, स्पोर्ट कैसे है, और आपके पास आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, आप कपड़े भी खरीदते हो मार्केट में, कितना सर्वे करते हो, तो यू मस्ट सर्वे कि कौन से कोर्सेज हैं। अगर कोई एक बेस्ट कोर्स आप पिक कर लो, उसको कंपेयर कर लो मैड होम के प्रीमियम थ्योरी से या सीमलेस से, यू विल नॉट फाइंड सिंगल एक्चुअली कंप्लेंट, या कोई आपको जो है उसमें माइनस पॉइंट नजर नहीं आएगा। और एक्चुअली दिस विल बी द कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू, कि आप कंफर्टेबल हो अपनी अपने उस लैंग्वेज के साथ। क्योंकि ओनली ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम है, बैठना है आपने कंप्यूटर पे, पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है, बोलना तो नहीं है MRCT 3 की तरह। तो इट डजेंट मैटर वेदर समवन इज टीचिंग यू इन इंग्लिश और इन वर लैंग्वेज, बल्कि मुझे लगता है जिस लैंग्वेज में आप ख्वाब देखते हो वही लैंग्वेज अच्छी है। तो ख्वाब किस में देखते हो? ऑफ दैट कोर्स। तो एनी क्वेरी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? सबा, अमाना, सफिया, अमन, अमीन, सो मैनी आईफोन्स, रेनुका, रुखसाना, एनी क्वेरी? तो चलो फिर, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं आपको चेकलिस्ट दे देती हूँ कि हमने अभी क्या किया। मैम आई हैव क्वेरी। यस यस, हाँ। मैंने मैसेज टाइप भी किया था कि एक्सपेक्टेड एमआरसीओजी 1 का अभी का कुछ कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों ने जो फीडबैक दिए होंगे कि बहुत डिफिकल्ट इजी था था, या इजी मॉडरेट था, था। इजी था, एज प्रिडिक्टेबल। इजी था, एज प्रेडिक्टेबल। मीन्स हम फिर भी 60 to 70 के बीच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कट ऑफ? 67 तक जाएगा। 67, ओके मैम, ओके। 65 तो डेफिनेटली जाएगा प्लस।
लेकिन मुझे MRCUG 1 नहीं लगा है, वो मुझे प्रेडिक्टेबल, लेकिन MRCUG 2 का एग्जाम मुझे थोड़ा सा जुलाई वाला भी मुश्किल लगा था, जो इनकी पिछले पैटर्न था, और जनवरी वाला भी थोड़ा मुश्किल लगा, ट्रिकी लगा। लाइक ये जो लास्ट 2 रीसेंट एग्जाम्स हैं, जुलाई का और अभी जनवरी का, ये एग्जाम थोड़े, इनमें जो क्वेश्चंस थे वो अनयूजुअल थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, अगर मैं 10 ईयर की हिस्ट्री देखूं। तो एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ डे बाय डे। और कोई बात नहीं, हम भी डे बाय डे ज़्यादा स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड और पैशनेट होते जा रहे हैं। तो चैलेंजेस हैं, बट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। ठीक है। तो हमने अभी आज के सेशन में कहा हमें करना क्यों है, हमें किसको करना चाहिए, और एग्ज़ाम जो है इसका, इसके क्या जो है फॉर्मेट है, नॉलेज बेस्ड है या सिप बेस्ड है, रूल क्या है, लॉजिक क्या है, हर मॉड्यूल की वेटेज क्या है, स्टडी टाइमलाइन क्या है। कंफर्टेबल हो के आप प्लान कर लो, 6 मंथ या 12 मंथ्स, कोई हरी नहीं है। एग्जाम कैसे बुक कराना और कैसे कैंसिल कराना है वो भी मैंने बता दिया। रेडीनेस चेक का मैंने चेकलिस्ट दे दी है कि इससे आपको हेल्प हो जाएगी। और रूट किस तरह के हैं इसके, और कॉमन पॉइंट्स टू फील के हैं। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। शुड आई गो, शुड आई से गुड बाय, or I am left with any query? No? चलो, thank you everyone. Okay.